एक बिल्कुल क्लासिक टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग, बीपीएससी ओरिएंटेड, और वो हमारा है ब्लड। आप देखिएगा ब्लड ग्रुप से भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो यही से हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं, ब्लड से, रुधिर से। और मैं 100% श्योर हूं कि 50% मान लो यदि क्वेश्चन आता है ब्लड सेक्शन से, तो ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिलेगा। आरएच फैक्टर वगैरह से क्वेश्चन कई बार पूछे गए, और मैक्सिमम बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, वो आपके डियर ब्लड ग्रुप वाले सेक्शन से ही क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। वो उनको आइडिया नहीं लग पाता है, और यहाँ पे मैं कंफ्यूजन आपका पूरा क्या करूंगा, रूट आउट, दूर कर दूंगा। तो आप लोग हेडिंग देंगे सही बच्चे, ब्लड, रुधिर। अब एक पहला क्वेश्चन बनता है कि ये जो हमारा ब्लड है, ये एक तरीके का टिश्यूज है, उत्तक है। और टिश्यूज तो आप लोग बचपन से पढ़ के आए होंगे, ग्रुप ऑफ सेल, जो कोशिकाओं का समूह है, वही क्या कहलाता है डियर, हमारा टिश्यू कहलाता है, वही हमारा उत्तक कहलाता है। और जो ब्लड है ये क्या है भाई, एक तरीके से टिश्यूज है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल बोल सकते हैं किसको, ब्लड को। तो आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो हमारा ब्लड है ये किस टाइप का टिश्यू है, किस प्रकार का उत्तक है। एंड वी नो अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फर्स्ट पॉइंट नोटेड नाउ, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कुछ जनरल इंफॉर्मेशन में ब्लड के बारे में आपको बता रहा हूं। अब कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाट्स रीजन वी से ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सर क्या कारण है कि रुधिर को हम लोग तरल संयोजी उत्तक के नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात है भाई, ब्लड तो है लिक्विड फॉर्म में, है तो है फ्लूइड, है तो तरल है, काम तो फ्लो का करना है। लेकिन ब्लड का जो मेन काम है डियर, वो काम है कनेक्शन का। यदि एक ऑर्गन से अदर ऑर्गन कोई चीज कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है, कोई चीज जा रहा है, वो किसके थ्रू जा रहा है, ब्लड के थ्रू जा रहा है। काम तो है कनेक्शन का, है कैसा भाई, तरल, फ्लूइड। और ग्रुप ऑफ सेल तो टिश्यू कहलाता ही कहलाता है। दैट्स व्हाई वी से ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ध्यान दीजिएगा, आपके बॉडी में जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है, जितने भी संयोजी उत्तक है, उन सभी उत्तकों में सबसे सॉफ्टेस्ट, सबसे मुलायम टिश्यू कोई है, तो वो डियर आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और चूंकि हमारा ब्लड इसी में आता है, तो क्या हम ब्लड को नहीं बोल सकते हैं बॉडी का सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, कि हाँ भाई ये शरीर का सबसे क्या है, मुलायम संयोजी ऊतक है। आपसे पूछ सकता है ना कि बॉडी का सबसे सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन है, एंड दैट्स राइट आंसर इज ब्लड। ये जरूर नोट कर लेंगे, ब्लड इज द सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे मुलायम, सबसे मुलायम संयोजी उत्तक। पॉइंट टू बी नोटेड, जरूर इस पे स्टार लगाइएगा। एज अ फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बन सकता है कि बॉडी का सबसे मुलायम संयोजी उत्तक कौन है, सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू हम किसे कहना चाहेंगे, एंड दैट्स राइट आंसर इज ब्लड। और यदि मैं आपसे क्वेश्चन को रिलेट करना चाहूं कि चलो भाई ब्लड हमारे बॉडी का सबसे मुलायम उत्तक है, फिर बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू कौन कहलाएगा, सबसे कठोर उत्तक किसे कहना चाहेंगे, एंड दैट्स राइट आंसर इज बोन। हमारी जो हड्डियां हैं वो शरीर की सबसे कठोर उत्तक में आती हैं, लेकिन जो हमारा ब्लड है या हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मेंशन करे, वो किस में जाएगा, सॉफ्टेस्ट में जाएगा। एम आई क्लियर अबाउट दैट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट राइट नाउ, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डियर कि एक नॉर्मल पर्सन में, एक सामान्य व्यक्ति में
या एक हेल्दी पर्सन में कितना लीटर्स ब्लड होना चाहिए? अब देखो बहुत तरह के आंसर देखने को मिलते हैं, कोई 5 to 6 बता रहा है, कोई 7 लीटर बता रहा है, कोई 4 to 5 बता रहा है। और नो डाउट ऐसे कई बुक्स में आपको अलग अलग लीटर्स में दिया भी है, लेकिन कोई चीज़ें ऑथेंटिक मानी जाती है तो वो एनसीईआरटी ही मानी जाती है। और एज पर एज एनसीईआरटी जो ब्लड का अमाउंट है एक हेल्दी पर्सन में, वो डियर 5 to 6 लीटर्स है। तो बिल्कुल नोट करिएगा 5 to 6 लीटर्स। तो ये एक स्वस्थ व्यक्ति में, एक हेल्दी पर्सन में, एक नॉर्मल पर्सन में ब्लड का अमाउंट है। जरूर नोट करिएगा 5 to 6 लीटर्स। लेकिन ध्यान देना, ये जो पॉइंट मैंने मेंशन किया है डियर, ये है मेल इनसाइड। किसके अंदर भाई? पुरुष के अंदर। एक चीज बिल्कुल याद रखिएगा, हमेशा फीमेल में मेल के कंपैरिजन में ½ लीटर जो ब्लड है डियर, कितना? ½ लीटर जो ब्लड है वो फीमेल में हमेशा क्या होता है? कम होता है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, आप कहीं पॉइंट जरूर मेंशन कर लेना। फीमेल कंटेन ½ लीटर लेस ब्लड, कहीं पॉइंट इशारा के मेंशन कर लेना। फीमेल कंटेन ½ लीटर लेस ब्लड इन कंपैरिजन टू मेल। महिलाओं में पुरुष के तुलना में ½ लीटर रुधिर कम होता है। महिलाओं में पुरुष के तुलना में ½ लीटर रुधिर कम होता है। अब कोई पूछता है सर क्या रीजन है, वाई वी से दैट फीमेल कंटेन ½ लीटर लेस ब्लड इन कंपैरिजन टू मेल? क्या रीजन है भाई? रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। आप देखे होंगे जो अनीमिया है, एरिथ्रोसाइटोपिनिया जिसको बोलते हैं, ब्लड की कमी को, वो अक्सर मेल के कंपैरिजन से ज्यादा किस में देखने को मिलता है? फीमेल में होता है। रीजन बिहाइंड, एक तो डियर उनके मसल्स बोन्स का वेट देखा जाए वो भी मेल के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? डिफरेंट है। बहुत सारे रीजन है, दैट्स व्हाई वी से फीमेल कंटेन ½ लीटर लेस ब्लड इन कंपैरिजन टू मेल। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक हेल्दी पुरुष में, एक स्वस्थ व्यक्ति में 6 लीटर ब्लड है तो एक हेल्दी फीमेल में कितना होना चाहिए, तो एज पर एज कंसेप्ट हमारा 5.5 क्या होगा? राइट आंसर होगा। यदि 5 मेल की बात करता है तो 4.5 हम किस पे जाना चाहेंगे? फीमेल पे। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है क्या भाई? ½ लीटर जो ब्लड है वो कम होता है किसमें? फीमेल में। देखो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल चीज है जो एज ए क्वेश्चन के एंगल आपसे लेता है। आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ब्लड, नॉट वी से बॉडी, कि रुधिर का तापमान कितना होता है, ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है। आप सभी को पता है कि ब्लड कैन आल्सो रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। जो रुधिर है वो हमारे शरीर के तापमान को भी क्या करता है डियर? नियंत्रित करता है। और ध्यान दीजिएगा, यदि आपके एग्जाम में ब्लड टेम्परेचर मेंशन है तो बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 1 सेल्सियस ज्यादा आपको किसका बताना है? ब्लड का बताना है। यानी 38 डिग्री सेल्सियस ब्लड का टेम्परेचर होता है। कितना? पॉइंट जरूर मेंशन करिएगा, टेम्परेचर ऑफ ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ ब्लड, रुधिर का तापमान। और 38 डिग्री सेल्सियस 100.4 फ़ारेनहाइट में आप मेंशन कर लीजिएगा। ये रुधिर का तापमान है, टेम्परेचर ऑफ ब्लड 38 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर से 1 सेल्सियस क्या होता है? ज्यादा होता है। आपसे वो तमाम फैक्चुअल चीजें देखो जिक्र करना चाहेगा कि हाँ भाई ब्लड को कितने तापमान पे स्टोर करते हैं, कहाँ? ब्लड बैंक में। एज ए क्वेश्चन बन सकता है फैक्चुअल। 4 डिग्री सेल्सियस कितना? वैसे नॉर्मल मेंस करते हैं 2 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस। एज अ बन सकता है क्वेश्चन। कितने दिन तक स्टोर करते हैं? सबका अपना लिमिट है, सबका अपना। भाई प्लाज्मा का तो आप कई सालों तक स्टोर कर सकते हो। विश्व युद्ध हुआ था तो प्लाज्मा को स्टोर ही किया गया था एज अ पाउडर के फॉर्म में, नो डाउट। लेकिन सबका अपना डेज लिमिट है। और 42 डेज तक हम क्या कर सकते हैं? ब्लड को स्टोर कर सकते हैं। किसमें? ब्लड बैंक में। ये सारी चीजें फैक्चुअल है, हम लोग एक जगह नोट करेंगे लेकिन कंटेंट कवर होने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेचर ऑफ ब्लड। सेकेंड क्वेश्चन आपसे मेंशन करेगा डियर,
व्हाट इज द नेचर ऑफ ब्लड, है ना, राइट नाउ नेचर, रुधिर की प्रकृति कैसी है। और यदि हमें किसी प्रकृति को बतानी है डियर, यदि हमें किसी के नेचर को बतानी है, तो सिंपल सी बात है डियर, हमें पीएच का हेल्प लेना होगा। बाई पीएच वी डिटरमाइन द नेचर ऑफ, है ना, सब्सटेंस। और ब्लड का जो पीएच मान है वो आप लोग बिल्कुल पढ़े हो, बचपन से पढ़ के आए हो, एंड दैट्स 7.4, ये ब्लड का पीएच मान है। देखो 0.4 ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, दैट्स वाई ये टर्म हम जरूर यूज करना चाहेंगे, और वो हमारा है स्लाइटली अल्कली, हल्का क्षारीय प्रकृति का है, हल्का क्षारीय प्रकृति का। यदि आपके ऑप्शन में अल्कली आता है, स्लाइटली अल्कली आता है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, स्लाइटली अल्कली, क्योंकि 0.4 ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, दैट्स वाई हम स्लाइटली अल्कली टर्म जोड़ना चाहेंगे। क्लियर हो रहा है ना सभी को, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो ये डियर 7.4, यदि आपसे रेंज वेरिएशन करके पूछेगा तो आप इस पे जाइएगा, 7.35 से 7.45, ये आपका राइट माना जाएगा। यदि वो रेंज वेरिएंट करके पूछ दिया कि इतना से इतना पीएच, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 7.35 टू 7.45। क्लियर ना। अब यहां से मैं बड़ा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, मैं जिसे पूछूं वही बताएगा भी, बोलेंगे नहीं आप। आप जरूर नाम सुने होंगे डियर आर्टरी का, सुने हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं धमनी, पढ़ेंगे फर्दर। और आप नाम सुने होंगे वेन का, जिसको हम लोग बोलते हैं सिरा, है ना। हमें बचपन से पता है कि आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑक्सीजनेटेड, कैसा होता है भाई, ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है, जबकि वेन के अंदर कैसा फ्लो ब्लड होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ये ब्लड फ्लो होता है हमारे। ऐसा नहीं है कि वेन के अंदर ऑक्सीजन फ्लो नहीं होता है, होता है, ध्यान दीजिएगा। ये मत समझ लेना कि वेन सिर्फ CO2 ही लेके जाती है, O2 नहीं लेके जाती है, O2 भी होता है, लेकिन परसेंटेज लेवल का क्या होता है, अंतर होता है। इसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन का लेवल इसमें क्या होगा, कम होगा, लेकिन होगा जरूर। यानी इसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो कैसा, ऑक्सीजनेटेड, और इसका ब्लड कैसा होता है भाई, CO2 वाला ब्लड। O2 भी होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो लेवल होगा ऑक्सीजन का क्या होगा, वो कम होगा, है ना। चलो बताना, आप ही बताना, ठीक है। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि आर्टरी वेन दोनों में ही ब्लड फ्लो हो रहा है, नो डाउट। इन दोनों में ब्लड का पीएच मान कम किस में होगा, 7 से कम किस में होगा, आप किस पे जाना चाहोगे। क्वेश्चन ही पूछ दिया, इन आर्टरी एंड वेन इन विच द ब्लड पीएच इज लो, किसमें ब्लड का पीएच मान लो होगा। बताओ, रॉन्ग राइट डजंट मैटर, यहां पे मैं सिर्फ आपका लेवल चेक कर रहा हूं, इनकेस आ सकता है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं डियर, ऐसे क्वेश्चन। बोलो रॉन्ग राइट, इतना टाइम मत लो। ओके, और भी कोई पेन, और भी कोई बोलना चाहेगा कुछ। तो सिंपल सी बात है भाई, ये जो कार्बन है ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, अभी हमारा एपिसोड ही होकर के आया यहां से, किस नेचर के होंगे भाई, एसिडिक नेचर के होंगे। और सिंपल सी बात है, वेन के अंदर जो CO2 का सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो क्या है, हाई है। जितना CO2 होगा उतना पीएच रेंज क्या होगा डियर, कम होता जाएगा, बिकॉज ऑफ CO2। इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, अम्लीय प्रकृति का होता है। सिंपल सी बात है, यदि CO2 का लेवल बढ़ेगा तो पीएच का मान क्या होगा डियर, घटेगा, क्योंकि है तो एसिड। तो हम बोल सकते हैं कि वेन के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरी की तुलना में उसका पीएच मान क्या होगा, कम होगा। एक ही रीजन है, क्योंकि इसके अंदर CO2 क्या है, ज्यादा मात्रा में है, और CO2 का जो नेचर होता है वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। दैट्स व्हाई वी से वेन हैव लो पीएच कंपैरिजन टू आर्टरी। सिरा के अंदर जो पीएच मान है वो क्या है, कम है,
धमनी की तुलना। एम आई क्लियर, यस और नॉट? तो ऐसे भी क्वेश्चन, भाई ये CO2 है, फर्दर जाएगा H2O के साथ बाइंड होगा तो एसिड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड है तो एसिड ही ना, और एसिड है तो पीएच मान घटाएगा तो नहीं, बढ़ाएगा या घटाएगा? घटाएगा, सिंपल सी बात है। और 7 से कम करेगा, और 7 से कम करेगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? एक क्वेश्चन डियर और बनता है एज अ फैक्चुअल चीज में आपसे मेंशन करेगा कि सिंपल सी बात है, जब हम लोग ब्लड को ब्लड बैंक में स्टोर करते हैं तो एज अ क्लॉट ना हो, थक्का ना हो, उसमें कोगुलेशन ना हो, क्लॉटिंग ना हो, स्कंदन ना हो, उसके लिए हम एक केमिकल ऐड करते हैं, थोड़ा सा अमाउंट में वो केमिकल ऐड करते हैं। और क्वेश्चन पूछ दे कि ब्लड बैंक में ब्लड को एंटी क्लॉट के सेंस में, एंटी क्लॉट थक्का रोधी के सेंस में कि थक्का ना बने, कौन सा केमिकल ऐड करते हैं, कौन सा रासायनिक पदार्थ हम लोग मिलाते हैं? कोई स्मार्ट बच्चा जो शेयर करना चाहेगा? नहीं डियर, हिपैरिन आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, वो एंटी क्लॉटिंग तो है, लीवर बनाता है उसको, वो यूज नहीं करते। और वो है डियर हमारा सोडियम या पोटेशियम सिट्रेट। क्या है? सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट, लिखिएगा। फॉर एंटी क्लॉटिंग पर्पज इन ब्लड बैंक, फॉर एंटी क्लॉटिंग पर्पज ऑफ ब्लड, फॉर एंटी क्लॉटिंग पर्पज ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक, in blood bank we added सोडियम, या आपसे मेंशन कर सकता है पोटेशियम सिट्रेट। ये फॉर्मूला है Na3C6H5O7, ट्राई सोडियम सिट्रेट कहते हैं, कॉमनली हम इसको सोडियम सिट्रेट बोलेंगे। पोटेशियम जिक्र करेगा तो हम K3 कर देंगे, क्या कर देंगे? K3 C6H5O7। ये वही केमिकल है जो हम लोग ब्लड बैंक में मिलाते हैं, किसके अंदर? ब्लड के अंदर, ताकि जो क्लॉटिंग हो वो ना हो पाए। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया एग्जाम में, समझ गए कि ब्लड बैंक में ब्लड को एज अ एंटी क्लॉट थक्का ना बने उसके लिए कौन सा केमिकल ऐड करते हैं, दैट्स नेम इज सोडियम, नहीं तो पोटेशियम सिट्रेट जरूर मेंशन करेगा। और ये इसका जनरल फॉर्मूला है, जरूर नोट कर लेंगे। कर लिया आप सभी ने? ये तो रहा डियर कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, कुछ नॉर्मल चीजें किसके बारे में? ब्लड के बारे में। लेकिन मैंने क्या कहा, जितने भी हमारे फैक्चुअल स्टेटमेंट है वो हम लोग टॉपिक कवर करने के बाद एक जगह क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ताकि वहां से भी क्वेश्चन हमसे होके जाए। और फिर आप ब्लड टॉपिक से कहीं का भी क्वेश्चन हो आप लोग जरूर लगाइएगा, चाहे वो ब्लड ग्रुप का हो या आपका ब्लड से रिलेटेड हो। और आप जरूर शेयर करिएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बोलेंगे नहीं कि सर नहीं हो रहा है, कहीं का भी क्वेश्चन होगा आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा अपने लेवल के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब है क्या वो किसी एंगल से भी क्वेश्चन रोटेट क्यों ना किया हो। और क्वेश्चन लगाने का मोटो ये होना चाहिए कि क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो, इस मोटो से क्वेश्चन नहीं लगाना चाहिए। यू कैन कैच द लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनर, यू कैन कैच द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के भाषा को समझना चाहिए कि भाषा क्या यूज कर रहा है वो, उस वे में क्वेश्चन आपको क्या करना चाहिए डियर, सॉल्व करना चाहिए, लगाना चाहिए, तो आपके अंदर और क्लैरिटी आएगी। देखो बता रहे हैं, ये जो हिपेरिन है ये डियर आपका फॉर्म करता है लीवर, ध्यान दीजिएगा। कौन करता है? लीवर, ये लीवर बनाता है। और आपको पता है डियर कि ये आपकी ब्लड की वेसल्स है ना? और इस ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड क्या होता है डियर, फ्लो होता है। आप बताओ, यदि आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो आप जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। यानी यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछता है द केमिकल सब्सटेंस दैट स्टॉप ब्लड क्लॉटिंग इन आवर ब्लड वेसल्स, वो रसायन बताइए जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है इनसाइड द बॉडी, तो अब आपका राइट आंसर क्या होगा? ये एज अ एंटी क्लॉटिंग काम करता है लेकिन बॉडी के ब्लड वेसल्स में। अब देखिएगा, यदि किसी को ब्रेन हेमरेज होता है
और फर्दर माइनर क्लॉट हो जाती है, माइनर क्लॉट, मेजर नहीं, मेजर में तो फिर ऑपरेशन करेगा। माइनर क्लॉट होती है तो उस व्यक्ति को लो मोलिकुलर वेट का हिपैरिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि वो जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉटिंग है वहां पे हिपैरिन जाएगा, पतला करके क्लॉटिंग क्या करेगा, रिमूव कर देगा। क्वेश्चन का एंगल समझ गए ना। ये हम लोग कहाँ यूज करें डियर, ब्लड बैंक में। और ये कहाँ ब्लड क्लॉट के सेंस में काम कर रहा है, एंटी क्लॉट बॉडी, ब्लड वेसल्स जो रुधिर वाहिनिका है जहां ब्लड को लेके आने जाने काम कर रही है। तभी देखिएगा यदि किसी को हार्ट अटैक हुआ, ब्लॉकेज हो गया है और ब्लॉकेज में इनकेस एंजियोथेरेपी कराई गई, स्टंट वगैरह डाला जाता है, तो फर्दर हिपैरिन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि जो ब्लड है वो क्या हो जाए, और पतला हो जाए, फ्लो फॉर्म में जाना शुरू हो जाए। क्वेश्चन ये पूछता है कि बॉडी इनसाइड या ब्लड वेसल्स में, रुधिर वाहिनिकाओं में रुधिर को थक्का होने से कौन बचाता है, तब बताएंगे क्या, हिपैरिन। बनता आपके लीवर के द्वारा है ये। और यदि ब्लड बैंक की बात करेगा तो ऐसा हमारा राइट आंसर क्या होगा, सोडियम नहीं तो पोटेशियम सिट्रेट। क्लियर ना। तो मैंने कहा कि जितने भी फैक्चुअल चीज है वो मैं आपको लास्ट में नोट कराऊंगा। अभी हम लोग आते हैं मेन सेगमेंट पे, मेन कंटेंट पे, कि ब्लड में पढ़ना क्या क्या है, यानी कौन कौन से टॉपिक है ब्लड में हम लोग मेंशन करते हैं जहां से क्वेश्चन बनेगा। एक चार्ट जनरेट करते हैं और चार्ट के जरिए हमारा पूरा फोकस रहेगा। क्लियर ना। आते हैं पॉइंट पे। और हमने यहां पे डियर ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किया। आप लोग साथ साथ में चार्ट भी बनाए ताकि हमारा टाइम किल ना हो। हमने रुधिर को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हमारा है डियर प्लाज्मा, नाम जरूर सुने होंगे आप। और एक हमारा है ब्लड कॉर्पसल्स, या इसको हम चाहें तो ब्लड सेल्स बोल सकते हैं। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं डियर रुधिर कणिका, रुधिर कणिका। आप रुधिर कणिकाएं मेंशन कर लेना, या रुधिर कोशिकाएं। कहीं कहीं देखिएगा फॉर्म्ड एलिमेंट भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी मेंशन किए रहता है। सभी एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। और ध्यान देना, इस ब्लड कॉर्पसल्स में डियर हमें तीन सेक्शन पढ़ना है। एक हमारा है रेड ब्लड सेल, आरबीसीस। सेकेंड पढ़ना है डियर, आप लोग सुने होंगे जरूर, डब्ल्यूबीसीस, व्हाइट ब्लड सेल्स। और तीसरा हमारा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग रुधिर विम्बाणु के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, रुधिर विम्बाणु भी बोलते हैं प्लेटलेट्स को हिंदी में। ये तीन सेगमेंट हमें ब्लड सेल्स में पढ़ना है। एक हमारा रेड ब्लड कॉर्पसल्स, एक हमारा व्हाइट ब्लड सेल, और एक हमारा प्लेटलेट्स, रुधिर विम्बाणु। ध्यान दीजिएगा। अब आवाज क्लियर आ रही, पल्लवी, अंकिता, एक बार मेंशन करना चाहेंगे डियर, एम आई क्लियर अबाउट माई साउंड। चलो ओके। अब ध्यान देना डियर, आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को, लाल रुधिर कणिका को हम लोग टेक्निकल नेम में डियर एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, एरिथ्रोसाइट, दैट इज द अदर नेम ऑफ आरबीसी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आजकल पेपर में आरबीसी ना देगा क्या पूछ देगा, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का सेंस है क्या, रेड, ये आरबीसी की सेल का नाम है, दैट्स वाई नाम क्या पड़ गया है, एरिथ्रोसाइट। हिंदी इंग्लिश में हम सेम टर्म लिखना चाहेंगे डियर, जिनका बैकग्राउंड हिंदी है वो नोट कर लेंगे, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को डियर हम टेक्निकली कहना चाहें तो हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ल्यूकोसाइट। ये डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है। आपके एग्जाम में ल्यूकोसाइट भी आ सकता है, और डब्ल्यूबीसी ना देके। और प्लेटलेट्स को डियर हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट।
साइट, ये प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। यानी इतना कंटेंट यदि हम ब्लड में पढ़ते हैं ना तो 50% क्वेश्चन हम लोग निकाल ले जाएंगे। और 50% तो मैंने कहा ना ब्लड ग्रुप वाला कंसेप्ट से आएगा क्वेश्चन, वही तो वेटेज वाला है। समझ गए जो कहना चाह रहे हैं? ये जो चार्ट आप देख रहे हो 1 बाय 1 करके हम लोग टारगेट करेंगे और 1 बाय 1 से क्वेश्चन के एंगल हम लोग कैच करते हुए चलेंगे, कहां कहां से क्वेश्चन रोटेट हो सकता है। कि हाँ भाई हीमोग्लोबिन है तो उसका हीम पार्ट क्या होगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। हाँ भाई ऑक्टोपस से उसका जो ब्लड का कलर है वो ब्लू होता है, तो ऑक्टोपस में कौन सा पिगमेंट है, हीमोसाइनिन। नाम तो सुने हो, लेकिन हीम पार्ट में क्या है वो क्वेश्चन के एंगल आपसे पूछ देगा। क्या हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट क्या कंटेन करता है, बोलेंगे आयरन। आयरन में कौन सा आयरन, डबल प्लस वाला या ट्रिपल प्लस वाला। और हीमोसाइनिन सेम टर्म वो भी है हीम, उसका हीम पार्ट क्या कंटेन करता है। क्वेश्चन तो यहीं से वो घुसाना चाहेगा। कई बच्चा हीम से आयरन ही कोरिलेट करेगा, जो कि क्या है, गलत है। ऑक्टोपस का ब्लड का कलर ब्लू है, हीमोसाइनिन, बिकॉज ऑफ हीम पार्ट कंटेन कॉपर। क्या कंटेन करता है, तो वहां पे हीम पार्ट कॉपर हो गया। और हमारा हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट क्या हो गया भाई, क्वेश्चन का एंगल लेगा कि नहीं, ऐसे सेक्शन से जाना चाहेगा एग्जामिनर वहां पे, कि बच्चा कंफ्यूज जरूर होगा उस सेक्शन से। यदि मैं यहां पे बात करना चाहूं डियर, तो वो हमारा है परसेंटेज। पहला क्वेश्चन यदि आपके चार्ट से बनेगा तो वो है आपके परसेंटेज, हमारे ब्लड में कौन कितना परसेंट में है। और ब्लड में जो प्लाज्मा है डियर, एज पर एज एनसीईआरटी बुक वी नो 55% ब्लड के अंदर क्या है भाई, प्लाज्मा है। बचा कितना भाई हमारा, तो 45% में हमारे ये जो आपने रुधिर कणिकाएं मेंशन किया है, ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट, ये हमारे 45% में होंगे। यदि क्वेश्चन आपसे पूछेगा परसेंटेज वाइज, तो मेरा मानना है कि प्लाज्मा से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है। और ये क्वेश्चन नो डाउट पूछा भी गया है। बाकी तो जो बचेगा वो क्या होगा, हमारा ब्लड सेल्स होंगे। अब इस 45% में डियर आपके पास 3 सेल है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक, हालांकि हम आरबीसी को सेल नहीं कहना चाहेंगे, कोशिका नहीं कहना चाहेंगे, इसको हम कणिका बोलेंगे, कॉर्पसल्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जो सेल का फीचर है स्पेशल, वो फीचर आरबीसी के अंदर क्या है, एब्सेंट है। एक सेल के अंदर उसका डायरेक्टर होना चाहिए, बोले तो न्यूक्लियस, बोले तो केंद्रक, लेकिन इसमें इसका अपना डायरेक्टर एब्सेंट होता है, जो सेल का फीचर होता है। आपके आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, तो सेल की जो स्पेशल फीचर होते हैं ना आरबीसी में, वो एब्सेंट होते हैं। इसलिए हम आरबीसी को लाल रुधिर कोशिका ना बोल के क्या बोलना चाहेंगे, कणिका। रेड ब्लड कॉर्पसल्स यदि टर्म यूज करते हैं तो इट्स गुड। अब इस 45% का 99% कोई है डियर, तो वो आपका रेड ब्लड कॉर्पसल्स है, लाल रुधिर कणिका है। 0.2% आपका डब्ल्यूबीसी, या तो आपसे हाईएस्ट पूछेगा, नहीं तो आपसे लोवेस्ट पूछेगा। विच सेल्स आर प्रेजेंट अबंडेंट अमाउंट इन आवर ब्लड, एंड दैट्स राइट आंसर इज रेड ब्लड सेल, देखो 99%। एंड विच ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट लीस्ट अमाउंट, सबसे कम मात्रा में कौन है, 0.2%। और मीडियम में तो कौन आएगा, तो या तो आपसे हाईएस्ट पूछ सकता है या आपसे डियर लोवेस्ट पूछ सकता है। एम आई क्लियर, यस और नॉट। यदि आपसे परसेंटेज मेंशन करता है तो प्लाज्मा को टारगेट कर सकता है या डब्ल्यूबीसी को भी टारगेट कर सकता है। ऐसा क्या रीजन है भाई, क्योंकि ज्यादा है तो ठीक नहीं है, कम है तो ठीक नहीं है। अति सर्वत्र वर्जयेत, हर चीज का अति हर जगह क्या कहता है भाई, हानिकारक होता है। आरबीसी बढ़ गया है, ब्लड आपका डेंस हो गया, गाढ़ा हो गया, इतना गाढ़ा हो गया कि ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, मे बी आपको हार्ट अटैक आ जाए, हो सकता है भाई। किसी किसी का ब्लड निकाला जाता है तो निकालते वक्त इनकेस जो नीडल है वो टेढ़ी पड़ जाती है। अब आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है, वो स्टेज क्वेश्चन लेगा। आरबीसी बढ़ गई तो वो स्टेज क्या कहलाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, इंक्रीज ऑफ आरबीसी नोन एज, नोट करना जरूरी है भाई, पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी कम हो गई मतलब हमारे अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन क्या हो गया, कम हो गया, वी फील लेस एनर्जेटिक, अनीमिया। या एक पीनिया टर्म आता है, क्या टर्म आता है, पीनिया। ये जहां भी होगा हमेशा कमी को बताएगा। आप एरिथ्रोसाइट में क्या जोड़ दो, पीनिया, एरिथ्रोसाइटो
पीनिया, मतलब किसको बता रहा है? कमी को बता रहा है। WBC बढ़ गया, आपको पता है ना, ब्लड कैंसर। आप लोग क्वेश्चन लगाते हो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ल्यूकीमिया। और WBC कम हो गई मतलब योर फॉरेन पार्टिकल्स, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो गया? कम हो गया। यू आर अनेबल टू फाइट विथ फॉरेन पार्टिकल्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, आप लड़ ही नहीं पाते हो, प्रोसेस कम हो गया। ज्यादा है तो ठीक नहीं है, कम है। अब ये पीनिया जोड़ दो, ल्यूकोसाइटोपीनिया, क्या बताएगा? कमी को बताएगा। और ल्यूकीमिया WBC के अधिकता को। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनका अमाउंट बिल्कुल लिमिट होना चाहिए, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है डियर कि हमारे ब्लड में ये जो RBC WBC प्लेटलेट्स है, एक 99, एक 0.2 और एक 0.8% है, इनका रेशियो कितना होता है, इनका अनुपात कितना होता है? हालांकि एग्जाम में तो दोनों का ही पूछता है, लेकिन मैं तीनों का मेंशन कर दे रहा हूं। 600 RBC पे कितना? 600 RBC पे नंबर ऑफ WBC 1 होगा। आपके एग्जाम में 6000 दे देगा, 60 दे देगा, 6 लाख दे देगा। आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ 600 RBC पे कितना WBC? 1, और नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कितने होंगे? 40। ये आपका रेशियो है ब्लड के अंदर RBC WBC या प्लेटलेट्स का। किसी दो को भी टारगेट कर सकता है या तीनों को भी टारगेट कर सकता है। 600 RBC भाई, कहां 99% और कहां 0. तो मात्रा तो रेशियो में भी क्या आएगा? कम ही आएगा। तो 600 RBC पे 1 WBC, और इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना, अनुपात रेशियो मेंशन करके आप इसको थोड़ा सा MI कर देना सेक्शन। 600 RBC पे 1 WBC और कितने होंगे प्लेटलेट डियर? 40। एनीवे, यही हमें ब्लड में पढ़ना है। ब्लड ग्रुप बिल्कुल हमारा अलग का एपिसोड रहेगा, जहां से मैं आपको क्वेश्चन बनाऊंगा, हाँ भाई फादर का ये ब्लड ग्रुप है, मदर का ये है, बच्चे में कौन से ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो एज अ रीजनिंग में भी ब्लड रिलेशंस में ये चीजें बताई जाती है। और बिल्कुल ट्रिकी मेथड से वो पढ़ेंगे, कैच करेंगे, ताकि टाइम किल ना हो पकड़ने में। और RH फैक्टर से देखिएगा, क्वेश्चन जो है कहानी बना बना के, स्टोरी बना बना के, आपको कंफ्यूज करके एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है एज अ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। आप जब प्रैक्टिस सेशन करिएगा तो कहीं का भी कहानी हो, कैसा भी कहानी हो, यदि कंसेप्ट क्लियर है ब्लड ग्रुप का, तो कहानी आपसे होके जाएगा। और बिल्कुल इजी मेथड से हम लोग समझेंगे, क्योंकि पहले ही मैंने मेंशन किया था, क्या क्वालिटी मेंशन करना है, क्वांटिटी, और 1 by 1 टारगेट करते हैं। हमारा पहला अटेंशन किस पे रहेगा डियर? हम देखते हैं कि ब्लड में यदि मान लो एग्जामिनर प्लाज्मा से क्वेश्चन देना चाहेगा, तो कितने एंगल से क्वेश्चन आपसे रोटेट करेगा, उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को हमें पढ़ना है। और आप लोग सभी हेडिंग दीजिएगा प्लाज्मा। तो फर्स्ट हम लोग मेंशन करते हैं इस चार्ट के जरिए, और पहला हमारा यहाँ पे सेगमेंट होने जा रहा है ब्लड का पहला पार्ट, प्लाज्मा। एक तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि प्लाज्मा कितना परसेंट है भाई? तो 55% है। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है ना? कितना? 55%। देखो मैं प्लाज्मा को टारगेट कर रहा हूं, और लगभग 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूंगा जो आप गलत बताओगे इनकेस। समझ गए ना? बिल्कुल कंसेप्चुअल वर्जन का क्वेश्चन रहेगा। आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को कैच करिएगा। मैं क्वेश्चन आपसे शेयर कैसे कर रहा हूं प्लाज्मा से रिलेटेड। पहला पॉइंट में मेंशन करना चाहूंगा, आप लोग देखिएगा, आपको प्लाज्मा की नीड कब पड़ती है, कब आवश्यकता पड़ती है। ऐसा थोड़ा नहीं कि जम्मी बन के जाके प्लाज्मा ले लिए। तो प्लाज्मा की नीड अलग अलग कंडीशन में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा नीड हमें होता है डियर जला हुआ केस में। यदि कोई व्यक्ति जल गया है और बर्निंग केस में यदि उसको चाहिए, तो डियर पहला केस में, पहला स्टेज में, यदि बॉडी के अंदर जला हुआ केस में कोई भेजा जाएगा, तो प्लाज्मा भेजा जाएगा। यानी जला हुआ, बर्निंग केस में जला हुआ व्यक्ति के अंदर सबसे पहले यदि कोई चीज इंजेक्ट किया जाएगा बॉडी के अंदर, वो क्या है आपका? प्लाज्मा है। या डेंगू हो गया है इनकेस, प्लेटलेट्स क्या हो गया आपका? कम हो गया है। आप लोग देखिएगा, प्लेटलेट्स चढ़ाने से पहले भी प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, वहां भी प्लाज्मा की नीड है। या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने गए आप, अंग प्रत्यारोपण वगैरह, उस सेंस में भी ट्रांसप्लांट करने से पहले वो क्या चढ़ाएगा आपको? प्लाज्मा। लेकिन जला हुआ केस में कन्फर्म है प्लाज्मा के अलावा और कुछ चीज स्टार्टिंग में देगा ही नहीं। उसके पीछे क्या रीजन है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा।
यानी बिल्कुल एक पीले कलर की थैली होती है, देखिएगा एक येलो कलर का स्ट्रॉ कलर का थैली होता है, वही क्या है हमारा प्लाज्मा है। मतलब यदि पूछ दिया कि व्हाट इज द कलर ऑफ प्लाज्मा, ये प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, तो ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा प्लाज्मा इज अ पेल येलो इन कलर, पेल येलो, या आप चाहिए तो स्ट्रॉ भी मेंशन कर सकते हैं, इन कलर। प्लाज्मा पीले रंग का द्रव है, पीले रंग का द्रव है। तो ये प्लाज्मा का कलर है जो हमारा पेल येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है, और वो हमारा प्लाज्मा है। क्लियर है ना, जला हुआ केस में प्लाज्मा नीड है, पहला बार वही चढ़ाया जाएगा, बिल्कुल पीले रंग का है। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि प्लाज्मा का पीला रंग किसके वजह से होता है, आ सकता है क्वेश्चन। द पेल येलो स्ट्रॉ कलर ऑफ प्लाज्मा, और 3-4 ऑप्शन दे देगा किसके वजह से प्लाज्मा का जो रंग है वो येलो हो गया, वो स्ट्रॉ कलर का हो गया। आ सकता है कि नहीं क्वेश्चन, ऐसे पॉइंट पे तो जाना चाहेगा एग्जामिनर। जो आप लाइन पढ़ते हो लाइन में क्वेश्चन खोजता है, वो कहां से दे दें आपको ताकि आप क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। नॉर्मल बच्चा तो यही यही जानने की कोशिश करेगा, हाँ भाई पीले रंग का द्रव है, क्या रीजन है वो तो जानना जरूरी है ना। आप नाम सुने हो बिलीरुबिन का, इसका नाम सुना है आपने, बिलीरुबिन। ये वही है जिसके वजह से प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, पेल येलो कलर का होता है। लिखिएगा बिलीरुबिन, बिलीरुबिन प्रोवाइड, बिलीरुबिन प्रोवाइड येलो कलर टू प्लाज्मा, बिलीरुबिन प्रोवाइड येलो कलर टू प्लाज्मा। बिलीरुबिन प्लाज्मा को पीला रंग प्रदान करता है, ये पॉइंट एज अ स्टार ला के मेंशन करिएगा। बिलीरुबिन प्लाज्मा को पीला रंग प्रदान करता है, बिलीरुबिन प्रोवाइड येलो कलर टू प्लाज्मा। आरबीसी हीमोग्लोबिन के टूटने से बनते हैं। और देखिएगा एक हेल्दी व्यक्ति में 100 ml ब्लड आप लेते हो सैंपल, तो डियर 100 ml में लगभग 0.5 से 1.5 मिग्रा mg आपका ये बिलीरुबिन का अमाउंट होना चाहिए एक नॉर्मल व्यक्ति में। एक हेल्दी व्यक्ति में जो बिलीरुबिन है ये इतना ही होना चाहिए, कितना 0.5 से 1.5 mg, ये अमाउंट होना चाहिए। यदि इसका अमाउंट आपके ब्लड में बढ़ा हुआ है तो आप बोलते हो ना जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है, आपका शरीर कैसा हो जाता है, पीला पड़ जाता है, तो लीवर की समस्या जनरेट होती है। तो जॉन्डिस उन्हीं को होता है जिनके अंदर बिलीरुबिन का अमाउंट इसको क्या किया है, क्रॉस कर लिया है, तो उनको जॉन्डिस पीलिया जैसा कंडीशन होता है। उनकी बॉडी कैसी हो जाती है डियर, येलो कलर की हो जाती है। तो बिलीरुबिन है जो प्लाज्मा को पेल येलो कलर देने का काम करता है। एम आई क्लियर, नोट कर लिया ना आपने, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपसे बन सकता है डियर बिलीरुबिन को लेकर के। जो फर्दर यदि इसका अमाउंट बढ़ता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन कॉजेज जॉन्डिस। बिलीरुबिन की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, पीलिया, जॉन्डिस। ये जो जॉन्डिस है, ये जॉन्डिस आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन की वजह से होता है। लिख लो कहीं साइड में, पीलिया बिलीरुबिन की अधिकता से होता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन कॉजेज जॉन्डिस, बिलीरुबिन की अधिकता से पीलिया बीमारी होती है, जिसमें आपका लीवर क्या होता है डियर, खराब हो जाता है। अब ध्यान देना, ये तो रहा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन प्लाज्मा के बारे में। परसेंटेज तो बिल्कुल आपको क्लियर कर लेना है 55%, और वो येलो कलर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया किसकी वजह से, बिलीरुबिन के वजह से। अब यदि मैं कहना चाहूं कि प्लाज्मा का वो सेक्शन, वो पार्ट जहां से क्वेश्चन हमें ब्लड में देखने को मिलेगा, वो है हमारा कंपोजिशन। कि ये जो प्लाज्मा ब्लड का 55% है, इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, वही हमारा क्या है डियर, क्वेश्चन है। यानी हम सीधे टारगेट करेंगे क्या भाई, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, इसको एमआई करिएगा आप लोग, कंपोजिशन।
कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। और यही वो एंगल है जहां से क्वेश्चन आपसे शेयर करेगा एग्जामिनर, प्लाज्मा का संघटन, प्लाज्मा का संघटन। कि ये प्लाज्मा जो ब्लड का 55% है, जो ब्लड का पेल येलो कलर का है, पीले रंग का है, ये प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है और उनके क्या काम है, फंक्शन है, वही हमारा क्वेश्चन है। समझ गया ना पॉइंट? तो प्लाज्मा का कंपोजिशन को आप टारगेट करिएगा, प्लाज्मा का संघटन। देखो कोविड में जब वैक्सीन नहीं आया था तो प्लाज्मा थेरेपी की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन उनकी प्लाज्मा चाहिए थी फर्दर जो कोविड से रिकवर हो चुके थे। इसके पीछे क्या कहानी है, थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट में उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के। हालांकि इसके साइड इफेक्ट भी आने लगे, दैट्स वाई इसको रोक दिया गया था कुछ समय के लिए। कंपोजिशन की बात करना चाहेंगे डियर, तो हमारा पहला अटेंशन है प्लाज्मा को लेकर के, और वो है वाटर का। किसका? जल। कि भाई ये जो प्लाज्मा 55%, इसके अंदर जल कितना परसेंट है, वाटर का अमाउंट कितना है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है डियर, 90 से 92% प्लाज्मा के अंदर क्या है, जल है। मतलब बोल सकते हैं कि प्लाज्मा जल ही जल है। देखो ना, 90 से 92% क्या है भाई, जल है। अब नो डाउट आपको कई बुक्स में अदर अदर परसेंटेज भी देखने को मिलता है, लेकिन ये परसेंटेज आप बिल्कुल ऑथेंटिक मानिएगा। आपसे ऑप्टिमम पूछेगा तो आप किस पे जाइएगा, 92%। और अभी मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था कि जला हुआ व्यक्ति को प्लाज्मा नीड होता है पहली बार यदि उसके बॉडी में डाला जाए कोई चीज तो वो प्लाज्मा ही है। रीजन बिहाइंड कि जब कोई व्यक्ति जलता है तो ब्लड के अंदर का जो पानी है वो डियर वाष्पित हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। और सिंपल सी बात है भाई, यदि हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड के अंदर का पानी यदि इवापोरेट होता है तो ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। और कम प्रेशर होने की वजह से ब्लड ऑर्गन टू ऑर्गन कनेक्ट नहीं हो पाएगा, जिसको बोलते हैं ना कि हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया है, मल्टी ऑर्गन फेल होने वाले कंडीशन फॉर्म हो जाएंगे। भाई मान लो यदि ब्लड ऑर्गन टू ऑर्गन कनेक्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात है मल्टी ऑर्गन फेल हो जाएगा। आपका शरीर जला है, स्किन जला है, डॉक्टर तो बाद में उसको ट्रीट करेगा ना, ठीक करेगा। पहले तो आपके ऑर्गन को सेव करेगा, बचाएगा, क्योंकि आपके अंदर प्रेशर है ही नहीं है। और प्रेशर न होने का रीजन है कि ब्लड का कनेक्शन जो है वो ऑर्गन टू ऑर्गन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। इसलिए वो मल्टी ऑर्गन फेल ना हो उस सेंस में पहली बार वो प्लाज्मा ही डालेगा, ताकि ब्लड के अंदर प्रेशर को बढ़ाया जाए और ब्लड का जो कनेक्शन है ऑर्गन टू ऑर्गन वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। फर्दर वो आपका ट्रीटमेंट करेगा और आगे का प्रोसीजर तैयार करेगा। इसीलिए प्लाज्मा हमें पहले नीड होता है जला हुआ केस में, बिकॉज ऑफ वाटर, जल ही जल है। और यहां से क्वेश्चन बनता है कि ब्लड का फ्लूइड पार्ट कौन है, कि ब्लड का फ्लूइड पार्ट, या आपसे पूछ दिया कि ब्लड का मैट्रिक्स पार्ट कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, प्लाज्मा है ना भाई। भाई प्लाज्मा के अंदर ही तो वाटर है। कि ब्लड का तरल भाग कौन है, मैट्रिक्स भाग किसे कहना चाहेंगे, तो आप किसे बोलना चाहोगे, भाई वी से बिकॉज इट्स कंटेन प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसके अंदर क्या है भाई, जल ही जल है। एम आई क्लियर, यस और नॉट? तो परसेंटेज के नीचे लिखिएगा, प्लाज्मा इज आल्सो नोन एज, स्टार लगा के मेंशन करेंगे, प्लाज्मा इज आल्सो नोन एज, प्लाज्मा इज आल्सो नोन एज फ्लूइड पार्ट और अथवा और मैट्रिक्स पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा को रुधिर का तरल भाग या मैट्रिक्स भाग कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि रुधिर का तरल भाग कौन कहलाता है, तो वो कौन है आपका, प्लाज्मा। देखो यहां से मैं 2-3 एंगल से क्वेश्चन को रिलेट कर लिया। प्लाज्मा को रुधिर का तरल भाग या मैट्रिक्स भाग कहते हैं। एक नॉर्मल कंपोजिशन से ही मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूं भाई। पहला मैंने शेयर किया कि भाई प्लाज्मा के अंदर जल कितना परसेंट है, 90 से 92%। और प्लाज्मा के अंदर ध्यान देना जो तरल भाग है, मैट्रिक्स, हम किसे बोलते हैं, प्लाज्मा को ही बोलते हैं। रीजन बिहाइंड अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर, जल की इसके अंदर क्या है डियर, अधिकता है, तभी तो तरल भाग है।
अब कोई भी चीज है वो प्लाज्मा के थ्रू ही तो जा रहा है आपके बॉडी में। आप कोई दवा लेते हो, इंजेक्शन लेते हो, तो किसके थ्रू जाएगा? प्लाज्मा के थ्रू। जितने हार्मोन है वो कहाँ जा रहे हैं? प्लाज्मा के थ्रू ही तो घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। जितने सारे मिनरल एलिमेंट्स वो किसके थ्रू जा रहे हैं? प्लाज्मा के थ्रू। जो अनवांटेड जो वेस्ट मटेरियल्स वो भी किसके थ्रू बाहर जा रहे हैं? इनके प्लाज्मा ही लेके जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं उनको उस पोजीशन तक। समझ गए ना? क्लियर हो रहा है ना सभी को? सेकेंड चीज डियर नोट करते हैं जो प्लाज्मा के अंदर है। सेकेंड चीज नोट करिएगा वाटर के अलावा, और वो हमारा है प्रोटीन। इसको डियर थोड़ा सा आप लोग जरूर एमआई करिएगा। नाम क्या मैंने मेंशन किया? प्रोटीन। ये दूसरा चीज जो हमारे प्लाज्मा के अंदर है। और प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है डियर आपके प्लाज्मा में, वो 6 to 8% होता है। ये प्रोटीन का परसेंटेज है किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। देख लो 6 से 8% है। जो ऑनलाइन बच्चे कनेक्टेड हैं वो भी जरूर अपने कमेंट शेयर करते रहेंगे। भाई आपके हमारे बीच कनेक्शन सिर्फ कमेंट का होता है, तो आप लोग जरूर अपने जो भी प्रॉब्लम्स हो, डाउट हो, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आप जरूर शेयर करिएगा। और यदि क्लियर हो रहा है पॉइंट तो आप लोग बीच बीच में मेंशन भी करते चले, हाँ सर क्लियर है। जो भी बच्चे सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं ऑनलाइन मोड में, मैं उनसे कहना चाहूँगा क्लियर हो रहा है सभी को? आईपैड रिंकी पल्लवी मैं देख रहा हूँ कई बच्चे मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। चलो भाई, तो 6 to 8% में अब मैं उस प्रोटीन का नाम लिख रहा हूं जो हमारे प्लाज्मा के अंदर क्या है? मौजूद है। एक प्रोटीन का नाम है डियर, एक प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। पहला लिखिएगा फर्स्ट, एल्बुमिन। इसको हिंदी में भी हम सेम टर्म लिखना चाहेंगे, एल्बुमिन। सेकेंड नाम है डियर फाइब्रिनोजेन, इसको हम फिब्रिनोजेन भी पढ़ते हैं। फाइब्रिनोजन। सेकेंड लिखिएगा प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन हिंदी में सेम टर्म प्रोथ्रोम्बिन। और फोर्थ नंबर में लिखिएगा ग्लोबुलिन, ग्लोब्यूलिन। ये आपका 4 प्रोटीन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एल्बुमिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोबुलिन। और यही 4 से क्वेश्चन बनेंगे। ये 4 प्रोटीन 6 से 8% में किसके अंदर होता है? प्लाज्मा। भाई प्लाज्मा भी किसका पार्ट है तो ब्लड का ही पार्ट ना। हम सिर्फ टारगेट कर रहे हैं सेपरेट वाइज। ये 4 प्रोटीन है डियर। एल्बुमिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन एंड वी से ग्लोबुलिन। यही 4 प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर एटलीस्ट कितना परसेंट? 6 to 8%। अब मेरे क्वेश्चन के एंगल को आप कैच करिएगा, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं यहाँ पे। आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा है कि वो कौन विटामिन है दैट्स प्ले अ वाइटल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, जो रुधिर के थक्का जमने में सहायक होता है। कई बार रिपीट किया है विटामिन। उस विटामिन का नाम क्या पूछा है डियर? ये जो भाई विटामिन के है, यही ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके बिना रुधिर का थक्का है ना नहीं जमेगा, मतलब ब्लड क्लॉट करेगा ही नहीं। इसका होना क्या है डियर? जरूरी है। आप लोग नाम सुने हो ना, हीमोफीलिया, ब्लड नेवर क्लॉट। आधे घंटे बाद जाके ब्लड का क्लॉट होना शुरू होगा। अब 5 से 6 लीटर ब्लड है, आधे घंटे बाद जाके उसका गिरना बंद होगा। सोचो, आधे घंटे में तो 500,000 की टंकी भर जाती है पानी वाली। बॉडी से निकलने में टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। रानी विक्टोरिया जो थी ना, क्वीन विक्टोरिया, उनके थ्रू उनके राजकुमार में बीमारी वो आई थी, हीमोफीलिया। जेनेटिक बीमारी है, पढ़ेंगे डिजीज में।
रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि क्वीन जो थी रानी विक्टोरिया वो रॉयल फैमिली से थी, दैट्स वाई बीमारी का नाम भी क्या पड़ गया भाई, बीमारी जैसा काम वैसा, जैसा सिम्टम्स वैसे नाम पड़ जाते हैं, और ये सब आप गुजरोगे जब बीमारी का एपिसोड चलेगा आपके साथ, तो यही तो क्वेश्चन का एंगल है। हाँ भाई टेटनस है तो धनुष टंकार बोलते हैं, धनुष जैसी बॉडी हो गई। हाँ भाई टेटनस होगा लॉक जा, जबड़ा आपका लॉक कर गया, जैसे काम वैसे नाम आपको मिलते जाएंगे। मान लो यदि आपके एग्जाम में एग्जामिनर ने विटामिन टर्म नहीं मेंशन किया और वो पूछ दिया कि इनमें से कौन सा प्रोटीन, क्वेश्चन के एंगल कैच करिए, द प्रोटीन दैट्स प्ले अ वाइटल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, नॉट वी से विटामिन, मैं विटामिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे प्रोटीन की बात कर रहा हूं। क्या पता बीपीएससी में हर बार विटामिन के जिक्र करता है, किसी बार आपसे क्या पूछ दे, प्रोटीन पूछ दे। तो ध्यान देना, आपके पास 4 प्रोटीन है, एल्बुमिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोबुलिन, और ये 4 प्रोटीन में से 2 ऐसे प्रोटीन है दैट्स प्ले अ वाइटल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, जिसके बिना ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं। और ये दोनों प्रोटीन डियर आपका स्टार्टिंग का ये है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फिब्रिनोजेन और प्रो, आप जरूर इसके आगे लिखिएगा, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन के आगे आप जरूर मेंशन करिएगा डियर, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को लेकर के आप मेंशन करिएगा। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर के स्कंदन में, या रक्त स्कंदन भी बोलते हैं ना आप लोग, रक्त स्कंदन में सहायक होता है, या रुधिर के थक्का जमाने में सहायक होता है। कौन सा प्रोटीन, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, दोनों पे मेंशन करिएगा, फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। जो हमारा फिब्रिनोजन है और साथ में हमारा प्रोथ्रोम्बिन है, ये दोनों ही प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब यदि आपके ऑप्शन में आया है दोनों प्रोटीन मेंशन किया है, कई बच्चा फिब्रिनोजिन नॉर्मली सुने रहता है, कई बच्चे प्रोथ्रोम्बिन सुने होते हैं, जैसे अभी इसने कहा मेंशन किया, दोनों ही करता है। हम दोनों पे जाएंगे, यदि दिया है ए और बी तो हम दोनों जाएंगे, क्या बोथ ए एंड बी, दोनों प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। क्लियर ना? तो यानी ये जो हमारा प्रोटीन था 6 to 8%, इसमें से 2 तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसका रोल है ब्लड क्लॉटिंग में। अब यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि द नेम ऑफ प्रोटीन दैट्स प्रेजेंट मैक्सिमम अमाउंट इन आवर ब्लड, रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है, जो सबसे ह्यूज अमाउंट में है, नो डाउट सबसे अधिक मात्रा में है। तो ध्यान देना, अकेले 54% जो है ना डियर, ये आपका एल्बुमिन है। आप सीधे हेडिंग बनाइएगा एल्बुमिन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करिएगा एल्बुमिन, और एल्बुमिन में मेंशन करिएगा कितना, मैंने बताया भाई परसेंटेज, हालांकि आपको याद नहीं रखना है ये परसेंटेज, मैं आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कर दिया। ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में होता है, लिखना यह रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। एल्बुमिन के नीचे लिखिएगा इट्स प्रेजेंट अबंडेंट अमाउंट इन आवर ब्लड, यह रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो एल्बुमिन है 54% है, ये ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में है। अब ध्यान देना, मैंने अभी आपसे पूछा था कि बॉडी का सबसे सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन है, सबने कहा ब्लड, अब तो अपडेट भी हो गया है। फिर मैंने क्वेश्चन को कोरिलेट किया, तो फिर हमारे बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू कौन है, सबने बताया हमारी बोन्स, हमारी हड्डियां। मेरा क्वेश्चन है कि ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में तो हमारा एल्बुमिन है, तो पूरे बॉडी में, होल बॉडी, पूरे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दैट्स कैन एज अ फैक्चुअल क्वेश्चन।
कि शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है? जिससे पूछे वही बताएगा। पीछे आगे। द प्रोटीन दैट्स प्रेजेंट ह्यूज अमाउंट इन आवर बॉडी। और यदि आपसे डियर बॉडी की बात करता है ना शरीर में, तो डियर आपका है कोलेजन। कौन है? ये जो कोलाजन नाम का प्रोटीन है ये आपके शरीर में सबसे अधिक मात्रा में होता है। पता? आपका जो स्किन है, लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ी अंग कौन है आपके बॉडी का? मैं आपकी स्किन को निकाल के यदि वेट करना चाहूं तो लगभग 7-8 केजी से कम नहीं होगा। सबके वेट अलग अलग भी हो सकते हैं, सबका स्किन किसी का मोटा किसी का पतला त्वचा होता है ना, लेकिन 7-8 केजी से कम नहीं होगा। और यही वो प्रोटीन है जो आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, स्किन में ग्लो मेंटेन करता है, स्किन में रिंकल नहीं फॉर्म होने देगा। वो कौन है? कोलेजन है। तो ये शरीर में सबसे अधिक मात्रा में होता है। इट्स कीप्स आवर स्किन हेल्दी, रिंकल फ्री। इसकी वजह से स्किन हेल्दी रहेगा, रिंकल फ्री रहेगा। आप नाम सुने हो विटामिन सी का? विटामिन सी प्ले अ वाइटल रोल इन सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। इस प्रोटीन को बनाने में विटामिन सी का रोल है, इसलिए स्किन हेल्दी के सेंस में विटामिन सी का जिक्र होता है। आप देखिएगा जितने भी स्मोकर्स हैं, अल्कोहलिक ड्रिंकर्स हैं, दे हैव ऑल टाइम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। उनके अंदर हमेशा विटामिन सी की क्या होती है? कमी होती है। आप उनके अंदर एजिंग फैक्टर देखिएगा, कोई कम एज में बच्चा यदि ड्रिंक कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, इनकेस आप देखिएगा वो कम एज में ही ओल्ड एज वाला सेंस देगा। चेहरे के जेस्चर पॉस्चर से, उसके स्किन के, है ना, ग्लो सेंस से पता चल जाए कि हाँ भाई ये कम एज में ही ओल्ड एज आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोलेजन का अमाउंट क्या है? कम है। आपने एक आंवला लिया विटामिन सी का सोर्स, और आपने उसी वक्त अल्कोहल ले लिया, थोड़ी भी विटामिन सी आपको नहीं मिलेगा। कोविड में विटामिन सी के कैप्सूल्स लोग खा रहे थे ना, एंटीऑक्सीडेंट की क्वालिटी होती है, सेल को डैमेज होने से रोकता है, फ्री रेडिकल्स को मिनिमाइज करता है। और कोविड क्या कर रहा था? कोविड आपके सेल को खोखला कर दे रहा था, और खोखला होने की वजह से ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन लेवल था वो बॉडी में क्या होता था? कम। क्योंकि उनको नफरत है किससे? ऑक्सीजन से। उनको पता आएगा तो मारेगा ऑक्सीजन। दैट्स वाई पहले पाथवे को ही कम करते हैं जहां से ऑक्सीजन क्या है? आ रहा है। इसलिए ऑक्सीजन को हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। नफरत है सबको बैक्टीरिया वायरस को, किससे? ऑक्सीजन से। वो स्पेशल प्रोटीन जो कोविड का रिसेप्टर था, ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, ये वही प्रोटीन है जो कोविड का रिसेप्टर। इसी प्रोटीन के जरिए कोविड ने डोमिनेंट अपने आप को किया आपके बॉडी के अंदर। भाई वायरस का अपना कोई सिस्टम नहीं होता ना, वायरस का अपना कोई सिस्टम, वो आपके सिस्टम से चलता है। और जब कोविड का वायरस इस प्रोटीन के साथ बाइंड हो रहा था, देखे होंगे इसमें स्पाइक लाइक प्रोटीन निकला हुआ है, स्पाइक लाइक प्रोटीन। वो जैसे इस प्रोटीन के साथ ताला चाबी जैसे होता है ना, बाइंड हो गया, वैसे बाइंड होता था। धीरे धीरे ये प्रोटीन का स्तर कम होता था, जिसके वजह से आपको हाइपोस्मिया, आपकी स्मेल गायब हो जा रही थी। सुने होंगे बहुत लोग कोविड में बोल रहे थे कि हाँ भाई कुछ स्मेल नहीं आ रहा है खाने पीने का, क्या खाना बन रहा है, नहीं बन रहा है। रीजन बिहाइंड स्मेल गायब होने का रीजन है कि इस प्रोटीन में कमी आ रही थी, और जब ये प्रोटीन दोबारा जनरेट होता था दोबारा आपका स्मेल वापस आ जाता था। बच्चों में केसेस कम देखने को मिला कोविड का, रीजन बिहाइंड इसकी जो कंसंट्रेशन है बच्चों में कम था। और ये सबसे अधिक आपके लंग्स में, आपके नेसल पैसेज में इसका प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है वो इसी एरिया में ज्यादा है। दैट्स वाई इसी एरिया में वायरस ने अपने आप को डोमिनेंट किया। ये प्रोटीन है स्पेशल ACE2 एज अ रिसेप्टर। कोविड में आपको मैं कुछ सेशन में इसको करा दूंगा इसके अपडेट, क्योंकि कोविड से क्वेश्चन आए थे और अपडेशन तो जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके किस में पाया जाता है? आपके शरीर में, कोलेजन। और ये कहां होता है डियर? आपके ब्लड में। अब बात करते हैं कि ये एल्बुमिन करता क्या है, इसके मेन वर्क क्या है। लिखिएगा फंक्शन ऑफ एल्बुमिन। एल्बुमिन के कार्य, फंक्शन ऑफ एल्बुमिन। बायो क्लियर हो रहा है ना सभी को? समझ में आ रहा है पॉइंट? अभी मैं पूछने वाला भी हूं, ध्यान देना। एल्बुमिन के मैं काम बता रहा हूं, पॉइंट समझिएगा ये करता क्या है। डियर मान लो ये आपकी ब्लड की वेसल्स है, सपोज करो
ये क्या है? आपकी ब्लड की वेसल्स है, रुधिर वाहिनिका जिसको बोलते हैं। और इस ब्लड वेसल्स में ब्लड का काम क्या है डियर? ब्लड हमारा क्या करता है भाई? फ्लो करता है। यही तो ब्लड का काम है, ब्लड वेसल्स में फ्लो होना, ऑर्गन टू ऑर्गन जाना। आपके बॉडी के जितने भी प्रोटीन है, बॉडी में जितने भी प्रोटीन है, यदि क्वेश्चन पूछ दे कि बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाता कौन है, द ऑर्गन दैट्स सिंथेसाइज प्रोटीन इन आवर बॉडी। एक बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया कि किस अंग में प्रोटीन का हमारा निर्माण होता है, और बिल्कुल सही कहा उसने, लीवर। उसका बायो बहुत ही स्ट्रांग है। कौन बनाता है भाई? लीवर बनाता है। जितने भी बॉडी के प्रोटीन है वो बनते हैं लीवर में, सिर्फ एंटीबॉडी को छोड़ के। किसको छोड़ के? जो भी भाई, एंटीबॉडी भी क्या अपने आप में प्रोटीन है, लेकिन एंटीबॉडी लीवर नहीं बनाता है। सारे प्रोटीन कहां बनेंगे आपके लीवर में? सिर्फ किसको छोड़ के? एंटीबॉडी को। लास्ट में एक जगह मैं नोट करवा दूंगा आपको, नो डाउट। ये एल्बुमिन बनेगा कहां? लीवर में। कहां बनेगा? लीवर में। और जब ये लीवर में बनेगा तो कहां आएगा? ब्लड में। जैसे ये प्रोटीन आया डियर लीवर में बन करके और आ गया किसमें? ब्लड में। मान लो ये क्या है आपका? एल्बुमिन नाम का प्रोटीन है। कौन प्रोटीन है? एल्बुमिन। आप देखिएगा, एल्बुमिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी होता है, पानी को खींचता है ये अपने अंदर। जितना आपके ब्लड में एल्बुमिन होगा, आप समझिए आपके ब्लड में उतना ही वाटर का प्रेशर रहेगा, पानी रहेगा। और यदि आपके ब्लड में एल्बुमिन कम हो गया तो सिंपल सी बात है, ब्लड के अंदर पानी का जो मात्रा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आप लोग देखिएगा, एग्जामिन किए होंगे, जितने भी किडनी मरीज होते हैं, आप उनका कभी चेहरा देखना, हाथ पैर देखना, सूजन होता है ज्यादा। सूजन उनके बॉडी में ज्यादा देखने को मिलता है, हाथ पैर। ये किडनी के सिम्टम्स को दिखाता है। जब भी सूजन होता है फर्दर तो आप जाते हो टेस्ट कराने, तो डॉक्टर आपका लीवर टेस्ट भी करेगा। क्या पता लीवर में प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बन पा रहा है, तो लीवर टेस्ट भी करेगा। इन केस आपका यूरिन टेस्ट तो कंफर्म करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि यूरिन टेस्ट में एक ही प्रोटीन यूरिन से बाहर निकलता है, और वो कौन है? एल्बुमिन। जब भी यूरिन टेस्ट कराइएगा सिर्फ इसी प्रोटीन को आप एग्जामिन करेंगे, और यदि ये प्रोटीन यूरिन में बिल्कुल नील है ही नहीं है, मतलब इट्स मीन कि आपकी किडनी सही से काम कर रही है। और यदि ये प्रोटीन आपके यूरिन से निकल रहा है, जैसे मान लो प्लस का सेगमेंट है, डबल प्लस का सेगमेंट है, ट्रिपल प्लस का सेगमेंट में तो बिल्कुल डैमेज कंडीशन में आप हैं। डबल प्लस में तो आप इनकेस थोड़ा चलता भी है, लेकिन नेफ्रोटिक जो सिंड्रोम होते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम सुना है आपने? बच्चों में होता है इनकेस, माने 15 साल से कम एज में होता है। अचानक यूरिन से एल्बुमिन प्रोटीन निकलने लगता है, और सिम्टम्स पहचानने का एक तरीका है कि जैसे बच्चा सोएगा तो अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब जैसे 5-6 बजे करीब, उसकी पूरी पलके पे पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो खुल नहीं पाता है। फिर पूरी आंखें उसकी ढक जाएगी, और जैसे जैसे डेज ढलेगा वैसे वैसे फ्लूइड अपने आप हटेगा और फर्दर वो आंख खोलेगा। लेकिन फिर वही बात रिदम बना के आती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम है उसका। यानी वो ह्यूज अमाउंट में जो एल्यूमिन है वो बाहर निकलता है। किससे? यूरिन से। हालांकि उसका भी कोई ज्ञात रीजन नहीं है किसकी वजह से है, लेकिन ठीक हो जाता है। बहुत फैमिली वाले कंफ्यूज हो जाते हैं उसको लेके कि कहीं किडनी तो इसकी खराब नहीं होगी, पूरी बॉडी स्वेल कर जाती है। स्टेरॉइड्स वगैरह चलाया जाता है बच्चे के अंदर, जिससे और बॉडी स्वेल कर जाती है, पूरी मोटी हो जाती है बच्चा का बॉडी। परिवार वाले घबरा जाते हैं, लेकिन वो घबराने का सेंस नहीं होता है। जैसे साइड इफेक्ट खत्म होगा दवा का, वो अपने आप बच्चा रिकवर कर जाएगा। एल्बुमिन हमेशा यूरिन के थ्रू निकलता है, ध्यान दीजिएगा। और जैसे ये एल्बुमिन प्रोटीन की कमी होगी ब्लड में, सारा का सारा जो पानी है किसका? ब्लड का, वो डियर लीक करेगा। आपकी जो ब्लड वेसल से, मान लो जैसे ब्लड वेसल से इसके अंदर एल्बुमिन जा रहा है, कमी हो गई तो इसके अंदर जो पानी है वो क्या होगा? लीक होगा। आप बताओ, पानी लीक होगा तो बाहर तो जाएगा नहीं, हमारे टिश्यूज में, हमारे ऊतक में, हमारे सेल में, स्किन के आसपास ही तो जमा होगा ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एडीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? एडीमा। की एडीमा हो गया। उसी सूजन को हम लोग क्या बोलते हैं? कब होगा एडीमा? जब आपके ब्लड में किसकी कमी होगी? एल्बुमिन की, क्योंकि ये पानी को होल्ड कर रहा है, और इसी कमी हो गई तो भाई पानी होल्ड नहीं होगा, सारा पानी क्या होगा? लीक होगा। आप बताओ, यदि पानी लीक होगा तो ब्लड के अंदर प्रेशर क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। और प्रेशर कम होने का रीजन है कि ब्लड आपका ऑर्गन टू ऑर्गन नहीं जा पाएगा। और यही तो कंडीशन होता है जब किडनी फेलियर होती है, तो व्यक्ति के मल्टी ऑर्गन भी कभी कभी क्या होते हैं डियर? फेल कर जाते हैं।
प्रेशर इतना कम हो जाता है ब्लड में कि ब्लड का कनेक्शन ऑर्गन टू ऑर्गन हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेल हो जाता है। तभी देखिएगा किडनी के जो मरीज होते हैं, डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अपने डाइट में एग वगैरह जरूर खाएं। ये क्वेश्चन भी आता है कि एग का जो व्हाइट पार्ट है, जो सफेद वाला भाग है, वो किस प्रोटीन का बना होता है, और ये तो आप जरूर सुने होंगे, क्या नाम है, एग का व्हाइट पार्ट किस प्रोटीन का बना होता है। इसलिए सजेस्ट करते हैं कि आप जब एल्बुमिन आपके यूरिन से बाहर जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके ब्लड में इसकी मात्रा कम हो रही है, तो आप डाइट के थ्रू इसको थोड़ा सा रिकवर कर सकते हैं। और जो लोग इनकेस जो लोग एल्कोहलिक होते हैं, एल्कोहल ज्यादा लेते हैं, यदि उनका लीवर काम करना बंद कर दिया तो सिंपल सी बात है उनके अंदर एल्बुमिन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसलिए जो ड्रिंकर्स होते हैं, जो एल्कोहल होते हैं, आप देखिएगा उनका जो स्टमक का सेक्शन है वो थोड़ा सा क्या होता है डियर, बढ़ने लगता है। बोलते हैं पेट भारी सा हो गया है, पेट फूल सा रहा है। रीजन बिहाइंड दे हैव प्रॉब्लम इन लीवर, उनके लीवर में समस्या है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन बन नहीं पाता है। एक तो ये समस्या हो सकती है, दूसरा समस्या किडनी में है, किडनी उस प्रोटीन को भी फिल्टर कर दे रही है और जल के थ्रू क्या कर रही है भाई, बाहर निकाल रही है, जिसकी वजह से ये दिखाता है सिम्टम्स कि आए दिन आपको किडनी फेल हो सकता है, जिसको किडनी फेलियर कहते हैं। कुछ क्लियर हुआ पॉइंट एल्बुमिन को लेकर के? ये ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, जो भी ऑस्मोटिक बैलेंस है प्रोटीन कौन करता है, एल्बुमिन। क्वेश्चन पूछ दे विच प्रोटीन क्रिएट ऑस्मोटिक बैलेंस इन आवर ब्लड, ताकि पानी का लेवल क्या रहे, मेंटेन रहे, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है। लिखिएगा फंक्शन में, इट रेगुलेट ऑस्मोटिक बैलेंस इन आवर ब्लड। यह रुधिर में परासरण नियमन, यह रुधिर में परासरण नियमन, या आप चाहो तो परासरण संतुलन भी लिख सकते हो, संतुलन को नियंत्रित करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को नियंत्रित करता है। कौन सा प्रोटीन, एल्बुमिन। बनता कहां है, लीवर में। क्लियर ना, ऑस्मोटिक बैलेंस समझ गया ना, मतलब ये पानी में घुला हुआ होता है और इसके अंदर नेचर है कि भाई पानी को क्या करता है, ये अटैच करेगा, अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा, और कमी होगी तो सिंपल सी बात है ब्लड का सारा पानी क्या होगा, लीक होगा। और लीक होने का रीजन है कि मल्टी ऑर्गन फेल जैसे कंडीशन क्या होते हैं डियर, फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर इतना कम हो जाता है कि ब्लड का जो कलेक्शन है वो ऑर्गन टू ऑर्गन जा नहीं पाता है। यही मेन वर्क है किसका, एल्बुमिन का। और ध्यान दीजिएगा, यदि लीवर ने दबा के एल्बुमिन बना दिया और वो एल्बुमिन प्रोटीन ह्यूज अमाउंट में आपके ब्लड के अंदर चला गया, मैक्सिमम पानी को क्या करेगा, ये ब्लड के अंदर क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, जिसके वजह से प्रेशर क्या होगा आपका, हाई, बीपी भी आपकी हाई हो सकती है। बीपी हाई लो होने के बहुत सारे चांसेस हैं, पढ़ेंगे हम लोग हार्मोन वाले टॉपिक में, लेकिन यहाँ भी कंडीशन फॉर्म हो सकता है कि इसकी अधिकता हुई तो मैक्सिमम पानी क्या करेगा, ये अंदर लेगा, जितना पानी जाएगा उतना क्या करेगा भाई, प्रेशर, और प्रेशर बढ़ने का रीजन है कि ब्लड प्रेशर के थ्रू फ्लो होगा, तो बीपी क्या होगी आपकी, हाई होगी। मतलब एल्बुमिन की अधिकता से बीपी हाई होगी, और कमी होगी तो क्या होगा, एडिमा, मतलब लो बीपी। एडिमा मतलब क्या है भाई, स्वेलिंग। टिश्यूज के अंदर, ऊतक के अंदर किसी फ्लूइड का, लिक्विड का जमा होना ही क्या कहलाता है, एडिमा कहलाता है। क्लियर हो रहा है कुछ पीछे? तो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने वाला हमारा कोई प्रोटीन है तो वो हमारा कौन है, एल्बुमिन है। किडनी फेलियर में कौन सा प्रोटीन बाहर निकलता है, क्वेश्चन पूछ दे, एल्बुमिन। कौन सा भाई, एल्बुमिन। तो लीवर की समस्या होगी तो प्रोटीन कम बनेगा, या किडनी में प्रॉब्लम आ गई तो किडनी पूरा इस प्रोटीन को फिल्टर करके बाहर निकाल देती है, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। देखो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं ना कॉमन, यूरिनल जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें +1 चार्ज आ जाता है, ट्रेस आता है, मतलब कुछ ना अमाउंट में एल्बुमिन क्या होता है, बाहर निकलता है जब इन्फेक्शन होता है। तो फर्दर वो तो आपको एंटीबायोटिक के माध्यम से क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, रोक देगा। लेकिन यदि सीवियर अमाउंट में आ रहा है, डबल प्लस या ट्रिपल प्लस आ रहा है, तो इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं किडनी आपकी डैमेज कंडीशन में। इसलिए सारा का सारा जब पानी आके टिश्यूज के अंदर जमा होता है तो जितने भी किडनी मरीज होते हैं उनके हाथ पैर चेहरा पे क्या आता है डियर, सूजन आ जाता है। जब वो
सूजन के एरिया को ऐसे पुश करेंगे ना तो गड्ढा बनेगा, और जैसे छोड़ते हैं देखते हैं ना गड्ढा धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। और एक सूजन होता है जिसमें आप नाम सुने होंगे फाइलेरिया, हाथी पाव, एक पैर बिल्कुल हाथी की तरह हो जाता है। वो क्यूलेक्स जो फीमेल मस्कीटोज होती है, बीमारी में पढ़ेंगे मस्कीटोज से होने वाले बीमारी, उसी के काटने से होती है। बाउचेरेरिया एक कृमि होता है जिसके वजह से, उसमें जब आप पहला रीजन में जब उसको पुश करिएगा ना तो गड्ढा नहीं बनेगा। डॉक्टर को लगता है क्या पता इनकेस हाथी पाव जैसा कंडीशन तो नहीं है, वो पुश करके भी पता लगा लेते हैं। कुछ क्लियर हो रहा है पॉइंट? ध्यान दीजिएगा। आप सभी को पता है कि जितने भी मस्कीटोज हैं जो ब्लड सक करती हैं वो कौन करती हैं? फीमेल मस्कीटोज ब्लड सक करती हैं। मेल मस्कीटोज ब्लड सक नहीं करता है, और फीमेल मस्कीटोज इसलिए ब्लड सक करती है क्योंकि उसको अंडे का फॉर्मेशन करना है, अंडे का निर्माण करना है, और अंडे के निर्माण के लिए उनको इस प्रोटीन की नीड होती है। जितनी एल्बुमिन, जितनी मादा मच्छर हैं उनको नीड होती है इस प्रोटीन की, और इसी प्रोटीन से वो अपने अंडे का निर्माण करती हैं। दैट्स वाई फीमेल मस्कीटोज क्या करती है? ब्लड सक करती है। मेल मस्कीटोज को यदि खाना लेना होगा तो प्लांट नहीं तो फ्रूट के जूस से लाइफ अपना सरवाइव करता है, ब्लड सक नहीं करता है, सिर्फ फीमेल मस्कीटोज। तो आपके बॉडी के टेम्परेचर से वो भाप लेंगी, आपके बॉडी से टेम्परेचर से वो भाप लेंगी कि वो ब्लड कंटेनिंग पर्सन, कि आपके अंदर ब्लड है, क्योंकि ब्लड आपके शरीर के तापमान को, बोलते हैं ना खून में गर्मी, भाप लेती है। आप जो CO2 एक्सहेल करते हैं ना, CO2 जो बाहर निकालते हैं, सबसे अधिक मात्रा में उनको आपके तरफ खींच के लाता है। CO2 जैसे आप रिलीज करते हो वो भी आपके इनकेस मस्कीटोज को आपके तरफ खींचने में कामयाब होता है। और सभी के पसीने में एक स्पेशल पदार्थ होता है जिसका नाम है एलोमोन्स। क्या नाम है? एलोमोन्स। ये एलोमोन्स सबके पसीने में होता है, और ये एलोमोन्स ही फीमेल मस्कीटोज को आपके तरफ अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करती है। बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से आपके तरफ क्या होती हैं? आकर्षित होती हैं। समझ गए? आपके पैर के तलवे की स्मेल से भी वो आपको भाप लेती है। महीने 2 महीने नहीं नहाएंगे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, मस्कीटोज ऐसे ही आपके पास आएंगे। और देखो कितनी वो क्लेवर हैं, उनको पता है कि भाई स्टिंग डालेंगे तो उसका आसपास का ब्लड थक्का के लिए विटामिन के आ जाएगा, सारे 13 फैक्टर आ जाएंगे ताकि ब्लड क्या हो जाए? क्लॉट हो जाए। कंफर्म क्लॉट तो होगा, और क्लॉट होगा तो हम पी नहीं पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, पहले पहले एंटी क्लॉटिंग डाल देते हैं उसमें, कि आसपास का जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होगा। और एनोफेलिन नाम का एक एंटी क्लॉटिंग रिलीज करेगी। पहला इंजेक्शन होता है ना डॉक्टर के, पहले ये इंजेक्शन देंगे फिर ये इंजेक्शन लगाएंगे, कुछ ऐसा वो करते हैं। और एनोफेलिन जैसे डालेगी आसपास का ब्लड क्लॉट नहीं होगा, आसानी से वो ब्लड क्या करेगी? आपका सक कर लेगी। तो एंटी क्लॉटिंग आपके ब्लड में डाल देती हैं, उसी वक्त डालेगी। वो नेचर है, सबको सरवाइव रहना है ना। तो एल्बुमिन का काम तो आप लोग बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा सभी को। और लास्ट कौन है डियर? ग्लोबुलिन। कौन है? आप देखो मैंने चार्ट में दिखाया यहां पे, ये हमारा है ग्लोबुलिन। और पता है यही वो प्रोटीन है, इसमें 3 टाइप्स होते हैं, एक अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन। ये हमारा लीवर गामा नहीं बनाता है, मैंने कहा ना सारे प्रोटीन लीवर बनाएगा, सिर्फ किसको छोड़ के? गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन लीवर हमारा नहीं बनाता है। यही वो प्रोटीन है जो एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और एंटीबॉडी है तो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, और इम्यून सिस्टम है तो वी आर एबल टू फाइट विद फॉरेन पार्टिकल्स। हम लड़ सकते हैं, अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं। तो लिखिएगा फंक्शन में, ग्लोबुलिन का फंक्शन हाईलाइट करिएगा। ग्लोबुलिन हेल्प टू ग्लोबुलिन help to initiate the formation of antibody and help in defense mechanism डिफेंस मैकेनिज्म को थोड़ा सा रिस्पेक्ट
सीधे क्वेश्चन पूछे कौन सा प्रोटीन डिफेंस का काम करेगा, तो ग्लोबुलिन। लिखिएगा, ग्लोबुलिन एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होता है और हमारे शरीर में रक्षात्मक कार्य करता है। रक्षात्मक वाले पॉइंट को थोड़ा सा रिस्पेक्ट। सीधे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा प्रोटीन डिफेंस की तरह काम करता है, तो दैट्स राइट आंसर इज ग्लोबुलिन। और पता है डियर, कभी मिसमैच वाला भी क्वेश्चन आता है, मैचिंग। आपके एग्जाम में क्या करेगा, एग्जामिनर नोट कर लिया सबने? रक्षात्मक कार्य करता है। एग्जामिनर क्या करेगा डियर, ये जो नाम मैंने मेंशन किया है ना प्रोटीन, हट गया वो, जैसे मैंने नाम मेंशन किया था ना, एल्बुमिन, फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन, आगे इनके फंक्शन दे देगा, मिसमैच कर देगा कार्य को, बोलेगा मैच करके बताइए। अब नहीं कर लीजिएगा आप लोग कि जो फिब्रिनोजेन है, जो प्रोथ्रोम्बिन है, वो किस में हेल्प कर रहा है, ब्लड के क्लॉट में, थक्का जमने में सहायक है दो प्रोटीन। ये ग्लोबुलिन किस में हेल्प कर रहा है, एंटीबॉडी, डिफेंस का काम कर रहा है, रक्षा कर रहा है एंटीबॉडी बना के, हेल्प करके। और एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, पानी को मेंटेन कर रहा है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। कमी होगी तभी हमारा ब्लड का पानी क्या होगा, लीक। और पानी लीक होने का रीजन क्या है, एडीमा, सूजन जिसको बोलते हैं। समझ गए ना? क्वेश्चन पूछ दे भाई सारे प्रोटीन बन कहाँ रहा है लीवर में, एक्सेप्ट किसको, गामा ग्लोबुलिन। लिखिएगा इस पॉइंट को स्टार लगा के, ऑल प्रोटीन्स इन आवर बॉडी synthesize in our liver except gamma globulin। लिखिएगा, सभी प्रोटीन का संश्लेषण हमारे यकृत में होता है, सिर्फ गामा ग्लोबुलिन को छोड़कर। गामा ग्लोब्यूलिन को छोड़कर सभी प्रोटीन का संश्लेषण हमारे यकृत में होता है, सिर्फ गामा ग्लोबुलिन को छोड़कर। और ऐसे ऐसे पॉइंट जो मैं आपसे मेंशन करना चाहूं तो आप इस पे जरूर अटेंशन मेंशन करिएगा। ऐसे ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में डियर, बन जाते हैं। वो भूख न लगने वाला कंसेप्ट मैंने प्रोटीन में बताया था मरासमस क्वार्सियरकर में, और भूख न लगने को क्या बोलते हैं वो क्वेश्चन आ गया था। हमने सिर्फ सिम्टम्स में उसको हाईलाइट किया था क्वार्सियरकर और मरासमस वाले बच्चों में। समझ गए ना? तो कभी कभी ऐसे ऐसे पॉइंट क्वेश्चन बन जाते हैं। एम आई क्लियर? एक ट्रांस अमाइनेशन प्रक्रिया होती है, ट्रांस अमीनीकरण। उसी प्रक्रिया के तहत लीवर क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ट्रांस अमाइनेशन, ट्रांस अमीनीकरण। उतना डीप में नहीं जाना है आपको। आई होप इतना तो आप जरूर क्लियर कर चुके होंगे कि प्लाज्मा जो 55% इसमें वाटर कितना क्लियर है, 90 से 92। और ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है, जो मैट्रिक्स पार्ट है, उसे हमने किस नाम दिया, प्लाज्मा। प्रोटीन क्लियर है 6 to 8%। दो प्रोटीन क्लासिक है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं। एक एल्बुमिन है जो किडनी फेलियर में यूरिन से बाहर निकलता है ना, जो ऑस्मोटिक बैलेंस, परासरण संतुलन को मेंटेन करता है, पानी को मेंटेन करेगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर। कमी होगी, लो बीपी, प्रेशर कम हो जाएगा, एडिमा जैसी बीमारी होगी। अधिकता होगा, हाइपर, तो हाइपर होगा तो बीपी आपकी क्या होगी, हाई होगी। और ग्लोबुलिन में काम है एंटीबॉडी बनाना और डिफेंस का काम करना, आपके शरीर की क्या करना डियर, रक्षा। क्योंकि एंटीबॉडी रहेगा तो इम्यून सिस्टम क्या होगा डियर, स्ट्रांग होगा। तो दो चीज तो हमने प्लाज्मा में पढ़ लिया, एक वाटर और दूसरा क्या था हमारा, तीसरा नोट करिएगा प्रोटीन के अलावा तीसरा चीज जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद है, थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट मेंशन करिएगा, मिनरल एलिमेंट्स। मिनरल एलिमेंट्स, ये तीसरा चीज जो प्लाज्मा के अंदर है डियर, आपके खनिज तत्व। खनिज तत्व, मैं जिससे पूछूं क्वेश्चन वही बताया करें,
और मिनरल एलिमेंट्स का परसेंटेज नहीं पूछेगा। क्लियर है ना? प्लाज्मा का एपिसोड चल रहा है, प्लाज्मा का कंपोजिशन की चर्चा हो रही है। क्लियर है ना सभी को? एक हमारा वाटर का कंसेप्ट क्लियर हो गया है और प्रोटीन का भी कंसेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन कैसे आएंगे प्रोटीन से आप कैच कर ले जाओगे। आपसे प्रोटीन देगा, उसके आगे क्या देगा सकता है डियर? फंक्शन पूछ देगा, मैच करिए किसका क्या कार्य है। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, नो डाउट। और मिनरल एलिमेंट्स का परसेंटेज आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जानिएगा 0.9% खनिज तत्व होते हैं किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। किसके अंदर भाई? प्लाज्मा। और कुछ मिनरल एलिमेंट्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, यहां पे ध्यान देना। जैसे डियर हमारा हो गया सोडियम आयन Na+, एक हो गया हमारा क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, एक हो गया हमारा मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, और ये हमारा है बाई कार्बोनेट। इसको हम लोग पढ़ते हैं बाई कार्बोनेट, या आप पढ़ना चाहो तो आप इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं। मैं यहां पे ETC कर दिया मैंने, एक्सेट्रा। ये कुछ खनिज तत्व हैं जो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, और यहां से भी स्टेट लेवल में क्वेश्चन निकाला गया है, पूछा गया है। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। यू कैन कैच द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। अभी कुछ मिनट पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि बीपीएससी में क्वेश्चन आता है विटामिन के वाला, vitamins that play a vital role in blood clotting and that's name is K। मैंने कहा कि चलो भाई यामनर का मूड चेंज हो गया, उसने विटामिन ना दे के आपसे क्या पूछ दिया? प्रोटीन। तो प्रोटीन देगा तो हमारा क्लियर एपिसोड हो गया है। एक फाइब्रिनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन। मान लो उसका मूड दोबारा चेंज हो गया और उसने प्रोटीन ना दे के आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि इनमें से, मैं जिससे पूछू वही बताएगा। आपके पास सामने टोटल 5 मिनरल एलिमेंट्स है। मेरा क्वेश्चन है विच मिनरल एलिमेंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो सही बताना शुरू कर दिए कि कौन सा खनिज तत्व है जो रुधिर के थक्का जमने में सहायक होते हैं। अरे क्वेश्चन के लैंग्वेज चेंज हो रहे हैं कि नहीं? विटामिन की जगह मैंने प्रोटीन शेयर किया, प्रोटीन की जगह हमने किसका शेयर किया भाई? तो ध्यान देना, कैल्शियम वो मिनरल एलिमेंट्स हैं जिसके बिना ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कैल्शियम को लेकर के, जरूर नीचे नीचे लिखिएगा, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर के थक्का जमने में सहायक या रक्त स्कंदन में सहायक। हाईलाइट करिएगा, रुधिर के थक्का जमने में सहायक, रक्त का स्कंदन करता है, वो कौन है? कैल्शियम है। याद है मैंने अभी आपको बताया था कि ब्लड बैंक में वो कौन सा केमिकल है जो हम लोग मिलाते हैं ताकि ब्लड हमारा क्लॉट न हो? याद है ना? सोडियम नहीं तो पोटेशियम सिट्रेट, Na3C6H5O7, यही था ना? पता है क्या करता है वो? जैसे आप थोड़ा सा अमाउंट ब्लड में डाल दोगे ना सोडियम सिट्रेट का, वो डियर एज अ चिलेटिंग काम करता है, कैल्शियम को बाइंड कर देगा, स्टेबल कर देगा। बोले कहां जाओगे? ये जाएगा ही नहीं तो ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं। मेरी बात समझ आ रहा है जो कहना चाह रहे हैं? जो कैल्शियम है प्लाज्मा के अंदर, जो क्या कर रहा है? ब्लड को क्लॉट कर रहा है, वो सिट्रेट मिलाने से ही तुरंत कैल्शियम को ये बाइंड करेगा, फर्दर इसको कहीं जाने नहीं देगा, और यदि जाएगा नहीं तो फिर ब्लड क्लॉट होगा नहीं। इसलिए हम सोडियम सिट्रेट क्या करते हैं डियर? मिलाते हैं। चिलेटिंग उसी को बोलते हैं जो आयंस को क्या करते हैं? अपने साथ बाइंड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और जोड़ लेगा तो सिंपल सी बात, वो कहां जाएगा? जाएगा तब तो ब्लड क्लॉटिंग करेगा ना। इसलिए हम लोग सोडियम सिट्रेट नहीं तो पोटेशियम सिट्रेट क्या करते हैं? ब्लड में मिलाते हैं, ब्लड बैंक में, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। रीजन बिहाइंड, फॉर बाइंडिंग कैल्शियम, कैल्शियम को बाइंड करने के लिए। चिलेटिंग हम उसे ही बोलेंगे जो आयंस को क्या करता हो? बाइंड कर देता है, उसी को हम लोग चिलेटिंग बोलते हैं। तो चिलेटिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है कौन? सोडियम सिट्रेट नहीं तो पोटेशियम सिट्रेट, कैल्शियम को बाइंड कर देगा। तो आप बोल सकते हो कि इसके बिना ब्लड क्लॉट
अब एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट पीसीएस में, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन एक ऐसा मिनरल एलिमेंट्स है दैट्स प्ले अ वाइटल रोल इन एसिड बेस बैलेंसिंग दैट्स रेगुलेट आवर पीएच वैल्यू। जो ब्लड के पीएच को रेगुलेट करता है, इनमें से कौन मिनरल एलिमेंट्स है जो आपके ब्लड में एज अ बफर की तरह काम करता है, आपके ब्लड में एज अ बफर की तरह काम करता है और ये एसिड बेस को बैलेंस करता है, और वो आपका है बाइकार्बोनेट। ध्यान देना, सोडियम भी करता है, नो डाउट, सोडियम भी एज अ काम करता है। दोनों देगा तो कोई एक ही देगा आपसे। सोडियम भी एज अ बॉडी के अंदर एसिड बेस को क्या करता है डियर, क्योंकि सॉल्ट है ना, एसिड बेस को तो बैलेंस करेगा। और ये भी क्या है, बाइकार्बोनेट है तो बेस ही इनकेस। समझ गए जो कहना चाह रहे हैं? बाइकार्बोनेट काउंट करके लिख लीजिएगा, रेगुलेट पीएच ऑफ ब्लड, रेगुलेट पीएच ऑफ ब्लड, रुधिर के पीएच को नियंत्रित करता है, रुधिर के पीएच को नियंत्रित करता है, और वो हमारा है बाइकार्बोनेट। मैंने कहा कि एसिड बेस को बैलेंस करने में सोडियम का भी रोल है, नो डाउट। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो आप एमसीक्यू आते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, उसको टैकल करते हैं। ऐसा भी तो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना डियर, उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो। तो दोनों का रोल है, बाइकार्बोनेट भी रोल प्ले करता है, एज अ बफर की तरह काम करेगा, और ब्लड का पीएच मान 7.4 हो इसलिए मेंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में आपका हार्ट बीट हमेशा बढ़ जाता है। आप देखो CO2 का लेवल बढ़ता है तो ब्लड का पीएच मान डाउन जाएगा ना, तो हार्ट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, पंपिंग क्या करेगा, बढ़ा देगा। एसिडिक मीडियम में हार्ट बीट क्या होता है आपका, बढ़ता है, और बेसिक मीडियम में हार्ट बीट क्या होता है आपका, घटता है, डिक्रीज होता है। इसलिए हमारा हार्ट बीट में कोई बैड इंपैक्ट ना आए, उसके लिए ब्लड का पीएच मान 7.4 होना क्या है, जरूरी है, ताकि हार्ट पे कोई बैड इंपैक्ट न आए। समझ रहे जो कहना चाह रहे हैं ना? तो ये ध्यान देना, ये बाइकार्बोनेट का रोल है, ये कैल्शियम का रोल है, ये आपके प्लाज्मा के अंदर ह्यूज अमाउंट में है, नो डाउट, क्योंकि इसका काम है वाटर को होल्ड करना। भाई सॉल्ट है तो सॉल्ट ही तो पानी को मेंटेन करेगा ना। आपको डिहाइड्रेशन होता है, जल की कमी होती है, तो आप क्या करते हैं, एज अ इलेक्ट्रोलाइट नमक चीनी का कॉम्बिनेशन लेते हैं कि नहीं, नींबू डाल देते हैं और भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। सीधे आपका जो प्रेशर है वो बढ़ता है, आपको थोड़ी सी एनर्जी फील होती है। नहीं तो डिहाइड्रेशन में लगता है कि प्रेशर नहीं है, प्रेशर ना होने की वजह से यू फील लेस एनर्जेटिक, आपको लगता है कि यार एनर्जी का लेवल ही नहीं है। जो नॉर्मल सेलाइन जो डिहाइड्रेशन के समय दी जाती है आपको, वो इसी का तो मिक्सचर होता है, किसका, Na+ और Cl- का, ताकि ये वाटर क्या करे डियर, होल्ड करे बॉडी के अंदर। तो ये कुछ खनिज तत्व हैं जो प्लाज्मा से आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान देना, ये 3 सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। वाटर, दूसरा क्या था हमारा, प्रोटीन, और तीसरा क्या था डियर हमारा, क्या, मिनरल एलिमेंट्स। मिनरल एलिमेंट्स हमने 2 एंगल से क्वेश्चन निकाला। पीएच को बैलेंस करेगा तो बाइकार्बोनेट, और ब्लड क्लॉटिंग में कोई मिनरल एलिमेंट्स रोल प्ले करता है, क्या नाम है, कैल्शियम। समझ गए? आगे का जो एपिसोड होगा हम लोग सीरम के बारे में भी पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा, रेड ब्लड सेल आरबीसी में हीमोग्लोबिन को टारगेट किया जाएगा। किसको? हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो आप लोग 21% ऑक्सीजन लेते हो, कितना, 21% जो आप ऑक्सीजन लेते हो डियर, ये 21% ऑक्सीजन जो आपके इन्वायरमेंट में है, ये आपके 95% हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से सैचुरेट करता है। भाई हीमोग्लोबिन का ही तो मेन काम है ना, क्या, ऑक्सीजन को लेके आने जाने का। तो जो 21% ऑक्सीजन है, कितना परसेंट, 95% जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। मतलब सोचो, हीमोग्लोबिन का 5% ऐसा भाग है जो ऑक्सीजन से जुड़ नहीं रहा है, और वही आपकी हालात बिल्कुल क्रिटिकल हो गई है, आपको सीधे उठा करके आईसीयू में लाया गया, इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू। आप क्या करता है डॉक्टर, उसके अंदर ऑक्सीजन के प्रेशर को बढ़ाता है। उसके अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाएगा ना, वो डियर एक्स्ट्रा उसमें ऑक्सीजन मिलाता है,
30 से 90% जो है ना डियर, वो ऑक्सीजन इसमें ऐड कर देता है। और ये 90% जो ऑक्सीजन मिलाएगा ना, 99% जो आपका हीमोग्लोबिन है ये डियर सैचुरेट होगा। मतलब रोम रोम में ऑक्सीजन जाएगा। ऐसा कोई बॉडी का पार्ट नहीं जहां पे ऑक्सीजन नहीं जाएगा। अंदर से एंटीबायोटिक, बाहर से एंटीबायोटिक। देखते हो पेशेंट के हालात में 2 से 3 दिन के बाद पता चलता है कि हाँ भाई आईसीयू से बाहर आ गए, और पता चला उनको अनीमिया हो गया है, हीमोग्लोबिन है ही नहीं है, और दबा के ऑक्सीजन दे रहा है। भाई लेके जाने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर ऑक्सीजन से कोई फायदा तो है नहीं। उस केस में तो जाना ही कन्फर्म है। तो 99% सोचो हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई 21% से हमारा सिर्फ 95% हो रहा है। आईसीयू में हम लोग ऑक्सीजन के प्रेशर को बढ़ा रहे हैं मात्रा, तो 99% कोई ऐसा टेक्निक लाया जाए कि 100% हीमोग्लोबिन क्या हो जाए, सैचुरेट हो जाए। मतलब कोई ऐसा सेक्शन हो बॉडी का, एक एक डब्ल्यूबीसी आरबीसी सब सेल में घुले पड़े हैं, एकदम घुल पिल रहे हैं, तैर उसी में तैर रहे हैं, समझ लो आप। और वो टेक्निक का नाम है HBOT, हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। एक इसी इसी इतना ही बड़ा चैम्बर होता है, बिल्कुल प्लीजेंट चैम्बर होता है। आप जाइए अंदर, बैठिए, लेटिए आराम से। 30 से मतलब मैं कहूँ ना कि 2 से 3 गुना जो ऑक्सीजन का प्रेशर है आपके बॉडी से ज्यादा इसके अंदर डाला गया है HBOT में। 100%। मतलब आप जैसे गए, जाइए आराम से अंदर बैठ जाइए, सो जाइए, कोई मतलब नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे रहिए, और निकलेंगे ना तो इतना एनर्जेटिक फील करेंगे। भाई रोम रोम में ऑक्सीजन गया है, चेहरे का लालिमा बताएगा क्या एनर्जी लेवल है, दौड़ते हुए घर जाएंगे। माइकल जैक्सन आज के समय कोविड में भी यूज हुआ। माइकल जैक्सन कैंसर के फील्ड में इसका सबसे बड़ा योगदान जा रहा है HBOT का, क्योंकि कैंसर कोई सेल ठीक नहीं होता है, वो सेल तभी ठीक होगा जब इसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन जाएगा। और ऑक्सीजन तभी जाएगा जब हीमोग्लोबिन का जुड़ने का बाइंडिंग क्या है 100%। अब ये थोड़ा नहीं लेके जाएगा वहां पे कैंसर के पास कि हाँ भाई ये लो ऑक्सीजन, पावर ही नहीं है देने में, समझ रहे हैं ना। क्योंकि दवा का असर नहीं हो रहा है तो भाई सेल को कौन ठीक करेगा, ऑक्सीजन। तभी मैंने कहा ना एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। जितने सारे पैथोजन है बाहर के, फॉरेन पार्टिकल से नफरत है उनको ऑक्सीजन से, पता है मारेगा हमें, छोड़ेगा नहीं। माइकल जैक्सन का खुद का अपना ये थेरेपी था, कौन सा, HBOT। हालांकि वो अलग बात है कि वो मरा कैंसर से ही, समझ गए ना। क्योंकि नॉन ड्रग एडिक्टर और भी कई सारे रीजन था जिसके वजह से वो मरा। लेकिन ये टेक्निक, तो हीमोग्लोबिन को हम लोग थोड़ा सा टारगेट करेंगे, नॉर्मल रेंज पढ़ लेंगे, हीमोग्लोबिन को तोड़ के थोड़ा सा पढ़ा जाएगा सेक्शन। अब देखो प्लाज्मा को मैंने टारगेट किया, अब प्लाज्मा बेस्ड क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा ना, इतना फ्लो है कि आप लोग क्वेश्चन क्या करोगे डियर, टैकल कर ले जाओगे। इसलिए मैंने कहा कि टॉपिक वाइज पढ़िए तो क्लैरिटी लाइए कि कहां कहां से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका सिलेबस कोई बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है, उसी चीज में से हमको सबको क्या करना है डियर, क्वेश्चन निकालना है। तो क्यों ना हम तरीके वाइज निकाले क्वेश्चन। और बायो भले टफ लगे, लेकिन नाम टफ होता है नो डाउट, आप बार बार उसको रिपीट करोगे, याद करोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन ये कोई चीज सुने रहोगे और यदि वो ऑप्शन में आता है तो 100% हमारा राइट आंसर चला जाता है। लेकिन बायो को जो बच्चा लाइफ से जोड़ के पढ़ेगा ना, कनेक्शन। अब मैंने कह दिया कि भाई प्लाज्मा जला हुआ केस में पहली बार दिया जाता है, अब ये माइंड मेकअप हो गया, प्लाज्मा से थोड़ा सा और इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा, जनरेट हो गया। तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से आपका जनरेशन पॉइंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कैचिंग पावर, वो शब्द। मैंने कहा ना एल्बुमिन, मस्कीटोज जो होती हैं इसी को है ना लेती हैं और अपने अंडे का फॉर्मेशन करती हैं। तो एल्बुमिन आप देखते हो अंडे के व्हाइट पार्ट में भी है। किडनी फेलियर में स्पेशली प्रोटीन निकलता है, और यूरिन टेस्ट में तो सिर्फ यही प्रोटीन ही आता है, कौन, एल्बुमिन। ऑस्मोटिक बैलेंस को, पानी को होल्ड कर रखे हो भाई, पानी को अट्रैक्ट करने का नेचर है इस प्रोटीन के पास। पानी नहीं होगा जब ये प्रोटीन नहीं होगा तो। और पानी ना होने का ब्लड में आपको पता ही है प्रेशर क्या हो गया, डाउन। और प्रेशर डाउन हुआ तो क्या बोलते हैं, हाइपोवोल्यूमिक शॉक। मतलब मल्टी ऑर्गन फेल कंडीशन में व्यक्ति क्या होता है, चला जाता है। देखते नहीं कभी कभी किडनी खराब कर जाती है और डायलिसिस पे वो गुजर रहे हैं, कभी ना कभी उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। ये होता है डियर, मल्टी ऑर्गन फेल होने के चांसेस क्या होते हैं, बन जाते हैं। तो जैसे ब्लड सेशन कंप्लीट होगा तो आप लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करिएगा, ठीक ना। जहां भी डाउट होगा आप बिल्कुल पूछ लेना क्लास ओवर होने के बाद। कुछ क्लियर हुआ बायो से रिलेटेड, समझ में आया कुछ? तो नेक्स्ट डे मिलते हैं, आई मीन प्लाज्मा के बाद वाला एपिसोड। और प्लाज्मा के बारे में एक और पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा, नेक्स्ट क्लास में वो शेयर होगा, ठीक है।